सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू चैनल। बहुत ही बढ़िया सेशन है बेटा। करंट इलेक्ट्रिसिटी के सारे 41 क्वेश्चन जो हमसे जेई मेन 2019 में पूछे गए थे, हम लोग उसको यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। और इसका ये जो प्रिंटेबल फॉर्मेट का क्वेश्चन पीडीएफ है विद द आंसर की, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए आपको ये 4 सिंपल से स्टेप्स को फॉलो करना होगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर चैप्टर का प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, जिसके अंदर आपको उसका कॉन्सेप्ट वीडियो, रिवीजन वीडियो, पीएचडी वीडियो, सर्किट एनालिसिस वाला वीडियो, उसके अलावा 2020 से लेकर 26 का एवरी सिंगल क्वेश्चन का डिस्कशन वीडियो, और आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सिलेक्टेड यानी कि टॉप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी प्लेलिस्ट का लिंक मिलने वाला है। ठीक बात है सर। आप इसको +4 -1 के रूल के हिसाब से सॉल्व करेंगे, टाइम बाउंड मैनर में सॉल्व करेंगे। कहने का मतलब है कि भैया 41 क्वेश्चंस है, तो आप इसके लिए मैक्स टू मैक्स अपने आप को 80 मिनट का समय देंगे। हालांकि ये चैप्टर में कई सवाल बहुत जल्दी भी आपसे सॉल्व हो सकते हैं, तो आप मान के चलिए कि भैया 60 से लेके 80 मिनट तक आप इसको अपना समय देंगे टाइम बाउंड मैनर में। फिर जो नहीं बनता है आके आप इसको यहां पर देखिए, डिस्कशन को देखिए और अपना टोटल स्कोर नीचे जरूर से कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, नए हो तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, इस चैप्टर में आपको 3 सेक्शन है बेसिकली। जो आपका शुरुआत का सेक्शन है उसमें आपको ड्रिफ्ट, वेलोसिटी, मोबिलिटी यानी कि काफी फॉर्मूला ओरिएंटेड आपको सेक्शन है। बीच का जो सेक्शन होता है वो आपको सर्किट एनालिसिस वाला सेक्शन होता है, और जो तीसरा सेक्शन होता है उसमें आपको मीटर ब्रिज। हालांकि पोटेंशियोमीटर आपको 2024 के बाद से सिलेबस में नहीं है, फिर भी आप देखेंगे कि भैया पोटेंशियोमीटर के ऊपर सवाल आपको 2026 में आ चुका था। तो ऑल्दो आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन सर्किट का ही हिस्सा है, तो आप उसको कर सकते हैं। अगर आपको पोटेंशियोमीटर नहीं आता है तो आपको हमारे करंट इलेक्ट्रिसिटी के प्लेलिस्ट में पोटेंशियोमीटर का एक डेडिकेटेड वीडियो दिखेगा, विच इज मोर देन सफिशिएंट फॉर दैट पर्टिकुलर सब टॉपिक। ठीक है, चलिए। ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हेन 1.5 एम्पियर करंट फ्लोस। देखो, हम क्या कहते हैं ना, इस प्रकार के सवाल में गिवन लिखो ताकि तुमको समझ में आए कि तुमको फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल करना है। फ्लोज इन अ कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया, तो क्रॉस सेक्शन एरिया है हमको 5 × 10⁻⁻6 मीटर का स्क्वायर। इफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज दिस मच, तो आपको n दे रखा है विच इज योर 9 × 10⁻28। द वैल्यू ऑफ v इन millimeter per second is close to what? Take charge of electron as this much। ठीक बात है साहब। सो आपको यहां पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात की जा रही है। अगर तुमको ध्यान में हो तो आपके पास एक इक्वेशन होता है I = NEAV/d, ये आपको बेसिकली ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। अगर तुम ध्यान से देखो तो हमसे यही पूछ रहा है, सो दिस इज इक्वल टू I/NEA। क्या हमको सवाल में I दिया हुआ है? बिल्कुल दिया हुआ है, 1.5। क्या हमें n पता है? 9 × 10⁻28। E is equal to 1.6 × 10⁻⁻19, and your cross section area is this much, which is your 5 × 10⁻⁻6। ठीक है। अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने का कोशिश करें तो भैया ये हमको हो जाएगा -25, ये हमको हो जाएगा 10⁻3, जो कि ऊपर जाएगा तो 10⁻³ हो जाएगा। दिस इज बाय द वे मीटर पर सेकेंड। अगर हम ओवरऑल चीज को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको मिलीमीटर पर सेकेंड आ जाएगा, है ना, मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए। सो बेसिकली 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला टर्म गायब हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा 1.5 डिवाइडेड बाई 9 × 1.6 मल्टीप्लाइड बाई योर 5 ओवर हियर। अच्छा, डेसिमल से डेसिमल मर गया, ये हमको हो जाएगा 3 और ये हमको हो जाएगा 3। सो दिस इज योर 1/48। अब अगर तुम ध्यान से देखो ना, सो 1/48 हमको यहां पर आंसर जो है वो क्लोज टू चाहिए। 1/48 is almost 1/50 and 1/50 is nothing but 0.02, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में है। और बाकी ऑप्शन आपको बहुत ज्यादा दूर है, तो ये 48 को 50 लेके सॉल्व करना कोई बहुत गलत बात नहीं थी इस सवाल में। इसीलिए कहते हैं अपने हाथ से एंड तक सॉल्व कीजिए ताकि आपको अपना अप्रोक्सीमेशन स्किल का अंदाजा लगेगा।
अ करंट ऑफ 5 एम्पियर पासेस थ्रू अ कॉपर कंडक्टर, रेजिस्टिविटी भी दे रखा है, ओहो हो, रेजिस्टिविटी है 1.7 10⁻⁻8 और करंट जो फ्लो कर रहा है 5 एम्पियर है। रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 5 मिलीमीटर, सो रेडियस इज 5 इंटू 10⁻³ फाइंड द मोबिलिटी ऑफ द चार्ज इफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज दिस मच। तो आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी दिया हुआ है 1.1 10⁻³ मीटर्स पर सेकेंड। सबसे पहली बात, जो आपका मोबिलिटी है म्यू, दैट इज इक्वल टू योर ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन योर इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं चाहिए, तो मेरे पास एक और रिलेशन है, याद आ रहा है कौन सा रिलेशन है? E इज इक्वल टू रो जे, रो इंटू जे, जे इज व्हाट? करंट डेंसिटी। अच्छा, जे करंट डेंसिटी है और करंट डेंसिटी होता है करंट अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया। तो ये ए नीचे आता तो उसको ऊपर भेज दिया इस प्रकार से। अब अगर तुम अपने गिवन को देखो ना, तो तुमको दिखाई देना चाहिए क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब है पाई आर स्क्वायर रो इंटू आई, और अब मेरे ख्याल से आपके पास सब कुछ है। नाउ इट्स अ गेम ऑफ कैलकुलेशन। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज हाउ मच? 1.1 इंटू 10⁻⁻3। पाई हमारा पाई है, उसको देखते बाद में क्या करना है, रेडियस का स्क्वायर करेंगे तो 25 इंटू 10⁻⁻6 होल डिवाइडेड बाई रेजिस्टिविटी इज योर 1.7 इंटू 10⁻⁻8 एंड करंट इज योर 5 एम्पियर। ठीक बात है साहब। अच्छा, अब अगर हम ध्यान से देखें तो आपको ये है -3 -6 यानी कि -9 है, और ये -8 है, तो ऊपर 10⁻⁻1 बचा है। डेसिमल से डेसिमल आप यहाँ पर उड़ा सकते हो, तो आपके पास यहाँ पर 11 है, ये वाला 5 इसको मार देगा तो ये 5 हो जाएगा। सो दिस इज योर 5, दिस इज योर 11, दैट इज योर 55 into your pi, and pi is nothing but your 3.14 divided by, अच्छा into 10⁻⁻1 भी है, और डिवाइडेड बाई में हमारे पास है यहाँ पर 17। ठीक है, अच्छा, सो भैया 10⁻⁻1 है। आप अगर ध्यान से देखो ना, देखो अच्छा, बहुत ज़्यादा ऐसा क्लोज अप्रोक्सीमेशन भी नहीं ले सकते हैं। 10⁻⁻1 ये आपको हो जाएगा 5.5 मल्टीप्लाइड बाई 3.14 डिवाइडेड बाई योर 17। अब अगर तुम ध्यान से देखो, सपोज करो ये 0.5 और ये 0.14 नहीं होता, तो 5 इंटू 3 15 होता, यानी ये वैल्यू जो है ना वो आपको 15 से थोड़ी ज़्यादा ही है, यानी roughly 16 or something like that divided by 17. So the answer should be 0.9 or very very close to 1 over here. जो आपको यहां पर दिखेगा कि भैया आपको ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना पड़ सकता है। आप अपने मेंटल खुद के संतुष्टि के लिए एक बार इसको प्रॉपरली मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। आई एम प्रिटी श्योर कि आपको यहां पर 1 जो है ना आ जाना चाहिए, क्लोज टू आपको ये आ जाना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग यहां पर, क्वेश्चन नंबर 3। ये डायग्राम आपको सवाल में दिया हुआ था, हमने बस उसको यहां पर इनलार्ज करके रीड्रॉ किया है। In an experiment, the resistance of a material is plotted as a function of temperature in some range. As shown in the figure, it is a straight line. One may conclude that आपके पास y एक्सिस है, आपके पास x एक्सिस है। x एक्सिस में बेसिकली आपको है 1/t का स्क्वायर, और ये है, ये बेसिकली t टेम्परेचर है, और ये है आपको रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर t, और उसका लॉग है बेसिकली। तो ये जो आपका प्लॉट है, ये प्लॉट हमको मैथमेटिकली बताता है कि y इज इक्वल टू mx प्लस c का प्लॉट है। अच्छा, सो y की जगह हम क्या लिखेंगे यहां पर? log r एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। स्लोप अगर तुम ध्यान से देखो तो एक नेगेटिव स्लोप होगा, यानी कुछ तो -m0, जहां पे m0 एक पॉजिटिव टर्म है लेकिन नेगेटिव साइन होगा क्योंकि ये नेगेटिव स्लोप हो रहा है। x की जगह हम लोग यहां पर लिखेंगे 1/t का स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट। अब क्योंकि हमें एक्सपोनेंट के टर्म्स में ना चीजों को लाना पड़ सकता है, तो जो कांस्टेंट होगा आप उसको कांस्टेंट c लिखो, या फिर आप उसको कुछ इस प्रकार से लिख दो, राइट? सम कांस्टेंट, लेट अस से सम कांस्टेंट log c लिख सकते ना ऐसे भी। अच्छा,
अगर मैं इसको लेफ्ट साइड लेके आ जाऊं तो भैया log a माइनस log b, सो दिस विल बिकम योर log a डिवाइडेड बाई log b माइनस एम नॉट डिवाइडेड बाई टी का स्क्वायर, बेस में आपका e है, यानी कि r एज अ फंक्शन ऑफ t अपॉन c इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस एम नॉट बाई टी का स्क्वायर, यानी r एज अ फंक्शन ऑफ t इज इक्वल टू सम कांस्टेंट e टू द पावर माइनस एम नॉट अपॉन टी का स्क्वायर। अब तुम देखो कि कौन सा वाला ऑप्शन इसके साथ बेस्ट सूट कर रहा है, यानी कि भैया r इज अ फंक्शन ऑफ t, हमको यहाँ पे e तो चाहिए ही, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक बात है। आर नॉट कोई कांस्टेंट है, सी भी हमारा एक कांस्टेंट है, नेगेटिव साइन भी आना चाहिए था, और बाई के नीचे आपको होना चाहिए था टी स्क्वायर जो कि मेरे पास है, नेगेटिव साइन भी आना चाहिए था जो कि मेरे पास है, यहां पर आपको एक कांस्टेंट टेम्परेचर का स्क्वायर है, आपको एम नॉट भी कोई कांस्टेंट वैल्यू है, तो हमको हाँ ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है, तो भैया ऑप्शन नंबर बी मेरे को यहां पर बेस्ट सूटेड है। क्लियर एकदम। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4। ये सवाल आपको आगे जाकर भी जेईई मेंस में 2 बार पूछा गया है, एक बार इसी चैप्टर में और एक बार ही थर्मल कंडक्शन वाले चैप्टर में। स्पेस बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियाई ए एंड बी इज फिल्ड विद अ मीडियम ऑफ रेजिस्टिविटी रो। सो बेसिकली पहले हम डायग्राम आपको बना देते हैं, समथिंग लाइक दिस ओवर हियर, है ना। आपके पास 2 कॉन्सेंट्रिक स्फीयर है, लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली। एक है आपके पास ये येलो वाला कॉन्सेंट्रिक स्फीयर, देखिए येलो वाला कॉन्सेंट्रिक स्फीयर, और एक है हमारे पास यहां पर ये ग्रीन वाला कॉन्सेंट्रिक स्फीयर, और दोनों येलो और ग्रीन कॉन्सेंट्रिक स्फीयर के बीच में आपको एक ब्लू कलर का मीडियम है जो कि आप देख सक रहे हैं यहां पर, ये हमारा वो मीडियम है। आपको रेडियाई भी दे रखा है कि भैया इनर रेडियाई यहां पर बी है, और ये वाले स्फीयर का रेडियस हमको अच्छा छोटा वाला ए है और बड़ा वाला हमको बी है, और इस मीडियम का रेजिस्टिविटी रो है। द रेजिस्टेंस बिटवीन टू स्फीयर्स विल बी हाउ मच, मतलब सो बेसिकली आप अगर कोई बैटरी लगाते इसमें तो शायद कुछ इस प्रकार से लगाते हैं, आप अगर इसमें कोई बैटरी लगाते तो शायद कुछ इस प्रकार से लगाते, इनर सरफेस और आउटर सरफेस के बीच में, यानी करंट आपको अगर फ्लो करता तो करंट आपको ऐसे जा रहा है, और फिर करंट इस प्रकार से रेडियली इसमें फ्लो करता, इस प्रकार से रेडियली फ्लो करता। अब करंट का इस प्रकार का डायरेक्शन दिखाने का एक ही यहां पर कंक्लूजन है, क्योंकि आप जो फॉर्मूला लिखते हो R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, यहां पर L होता है लेंथ ट्रैवल्ड बाय द करंट, और A होता है क्रॉस सेक्शन एरिया जो वो करंट क्रॉस कर रहा है। यहां पर प्रॉब्लम यह है कि जब आपका करंट ऐसे ट्रैवल कर रहा है रेडियली, राइट, तो जो लेंथ वो कवर करने वाला है वो है आपको b माइनस ए, दिस लेंथ इज b माइनस ए, दैट इज अंडरस्टूड। लेकिन मान लो कि करंट आपको अभी यहां पर है, तो जो वो सरफेस एरिया क्रॉस करने वाला है वो है आपको इनर सरफेस एरिया 4 पाई ए स्क्वायर। मान लीजिए करंट आपको यहां तक पहुंच गया, तो भैया हर रेडियल डायरेक्शन में करंट अभी आपको यहां पर पहुंच गया है, तो जो वो सरफेस एरिया क्रॉस करने वाला है ना, वो ये वाला, अगर रेडियस r है तो 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर होगा। तो इस प्रश्न में कंटिन्यूअसली सरफेस एरिया जो वो क्रॉस करने वाला है वो बदल रहा है। यही कारण है कि हमको इस सवाल में, हमको इस प्रश्न में एलिमेंट लेने का जरूरत पड़ता है। जब कोई चीज आपको कंटिन्यूअसली वेरिंग करती है तो हमें वो सवाल में एलिमेंट लेना पड़ जाता है, ठीक बात है। तो हमने ले लिया यहां पर एलिमेंट। सो व्हाट वी आर सेइंग इज, माय डियर फ्रेंड, वी आर सेइंग आर पे जाके dr थिकनेस का हमने एलिमेंट लिया। आप में से कईयों को शायद इतना डिटेल में समझाने की जरूरत नहीं थी मुझे, बट कईयों को जरूरत पड़ती, इसलिए हम इतना डिटेल में समझा रहे हैं। नीचे कमेंट कीजिएगा कि हाँ सर इस इतने डिटेल की रिक्वायरमेंट थी, या फिर नहीं सर हमको तो पहले से आता था, ये आता था तो बहुत बढ़िया है। सो हमने आर पे जाके dr थिकनेस का एक इस प्रकार से बहुत थिन स्फेरिकल शेल लिया है। अच्छा, सिर्फ इतने से
dr थिकनेस वाले शेल का एक छोटा सा रेजिस्टेंस dr क्या हो जाएगा, रो, l क्या होगा, लेंथ। अगर करंट इस dr थिकनेस को क्रॉस करता है तो वो कितना लेंथ क्रॉस करेगा, dr थिकनेस क्रॉस कर रहा है। और एरिया क्या हो जाएगा, ये वाला एरिया, इनर सरफेस एरिया ऑफ आर रेडियस विच इज नथिंग बट 4 पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, अब ऐसे पतले पतले जितने भी आपको एलिमेंटल शेल होते dr थिकनेस के, वो सब आपको सीरीज में है। तो भैया हमें अगर आर इक्विवेलेंट चाहिए तो हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। लिमिट हमारे को हो जाएगा मुन्ना ए से लेके बी तक। सो रो अपॉन 4 पाई 1 बाई आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है हमको -1 बाई आर, और लिमिट हमको यहां पर है ए से लेके बी। सो दिस विल बी 1 रो अपॉन 4 पाई, और ये हमको आ जाएगा 1 बाई ए माइनस योर 1 बाई बी, एंड दिस बिकम्स आवर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बढ़िया है। चलिए अगला सवाल देखिए आप लोग, यहां पर सवाल को ध्यान से देखिए, पढ़िए इसको। टू वेरीफाई ओम्स लॉ अ स्टूडेंट कनेक्ट्स द वोल्टामीटर अक्रॉस द बैटरी एज शोन इन द फिगर। ये हमारा फिगर है, आपको अगर नहीं दिख रहा है तो हम इसको यहां पर फिर से रीड्रॉ कर देते हैं। सो ये हमारे को बेसिकली एक सेल है जिसका EMF E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है, और आपने इसके अक्रॉस एक वोल्टामीटर लगा दिया है। राइट, यहां पर आपके पास एक मीटर है, एंड हियर यू हैव वेरिएबल रेजिस्टेंस। ठीक है, R, और यहां पे एक एरो बना है बस। तो बेसिकली ये वाले पोर्शन में आप रेजिस्टेंस को वेरी कर सकते हो। ठीक बात है। आपको ये V है और ये I है ना, आपको V वर्सेस I का एक ग्राफ भी दे रखा है। तुम ग्राफ को होपफुली रीड कर पा रहे होगे, नहीं दिख रहा तो चलो एक काम करते हैं, हम ग्राफ भी बना देते हैं यहां पर आपके सामने। ये आपको V है, ये आपको I है ओवर हियर, और ग्राफ आपको इस प्रकार से जा रहा, और ऑलमोस्ट ये आपको V0 को अप्रोच कर रहा है, वेयर V0 इज वेरी वेरी क्लोज टू 0। सवाल में कहीं तो लिखा होगा V0 इज ऑलमोस्ट 0। अच्छा, दिस इज योर 1.5 वोल्ट एंड दिस इज योर 1000 मिली एम्पियर। अब प्रश्न में क्या कहता है, इफ V0 इज ऑलमोस्ट 0, if V0 is almost 0, identify the correct statement over here। अब मेरी बात को समझिएगा, सर्किट में मान लीजिए आपको कोई I करंट है, सो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। अगर आपको I करंट है तो एक सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है जब करंट उसके बड़े डंडे से निकलता है। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, इजंट इट E माइनस IR। अगर सेल के अंदर करंट घुसता तो E प्लस IR होता है, निकल रहा है तो E माइनस IR। सो दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस सेल ओवर हियर। और आपको सवाल में जो ग्राफ दिया है वो V वर्सेस I का ग्राफ दिया हुआ है। बढ़िया है। अब तुम ग्राफ में ध्यान से देखो तो आपको दिखेगा कि जब आपका करंट 0 है तब मेरा V 1.5 है। तो एक बार लिखेंगे कि V is 1.5 when current is 0, यानी EMF of the cell is 1.5। दूसरा इंफॉर्मेशन हमको यहां से मिल रहा है कि भैया जब आपका V0, जब ये रीडिंग ऑलमोस्ट 0 है, कब ये रीडिंग ऑलमोस्ट 0 थी, जब करंट आपको 1000 मिली एम्पियर था। E is E minus R, so R is equal to E by I। E की वैल्यू है 1.5 और करंट कितना है 1000 मिली एम्पियर। 1000 मिली एम्पियर का मतलब 1 एम्पियर, यानी 1.5, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इज 1.5 ओम। आप कैपिटल R के बारे में यहां पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये ग्राफ आपको, इस ग्राफ में आपको प्लॉट इसीलिए मिल पा रहा है क्योंकि आप बार बार R को वेरी कर रहे होंगे। The EMF of battery is 1.5 and its internal resistance is 1.5, which is correct. The value of resistance capital R is 1.5. You cannot comment on this particular thing right now. The potential difference across a battery is 1.5 volt when it sends a current of 1000 milliampere। भाई साहब जब ये 1000 था तो ये आपको 0 था, तो ये भी आपको गलत है। The EMF of the battery is 1.5 volt and the value of capital R is 1.5। Again, as I am saying, capital R is continuously changing for the entire plot over here।
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमको इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, लगता है इसमें भी कैलकुलेशन है। इन अ कंडक्टर, if the number of conduction electron per unit volume is this much, so n is equal to 8.5 into 10 to the power 28, and mean free time tau is equal to 25 into 10 to the power minus 5 seconds. Its approximate resistivity is how much? अब देखिए इसका है ना एक डायरेक्ट फॉर्मूला है रेजिस्टिविटी का। इस केस में आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, दैट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय एन ई स्क्वायर इनटू टाउ। ठीक है, लेकिन सर अगर हमको ये फॉर्मूला एग्जाम में याद नहीं आया तो देखिए कहीं ना कहीं से तो आपको शुरू करना पड़ेगा। क्या तो आपको ये फॉर्मूला याद रहे, या फिर आप यहां से भी शुरू कर सकते, I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए भी आपके पास एक इक्वेशन है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है, अभी इसका डेरिवेशन में तो नहीं जा रहा है, लेकिन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू बींग जीरो, एक्सेलरेशन इज ई, दिस इज फोर्स अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय योर मीन फ्री टाइम। ये भी ऐसे डायरेक्टली नहीं लिखते हैं, एवरेज करके लिखते हैं। तो आप यहां पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जगह लिख दोगे ई अपॉन एम इनटू योर टाइम। ठीक है, व्हाट इज बाय द वे मीन फ्री टाइम? टू कॉन्जिक्यूटिव कोलिजन के बीच में जो उसको एक फ्री टाइम मिलता है इलेक्ट्रॉन को। ओके सर, ओके ओके ओके। सो आई इज इक्वल टू, ये हमको हो जाएगा एन ई स्क्वायर ए टाउ अपॉन एम, और इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग लिख सकते हैं यहां पर v बाई एल। ठीक बात है सर। अच्छा, अब ये सारे टर्म को आप लेफ्ट साइड ले जाओ, तो ये हमको हो रहा है m इंटू एल डिवाइडेड बाई एन ई स्क्वायर टाउ इंटू ए इज इक्वल टू v बाई आई, और v बाई आई हमको होता है रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस हमको होता है रो एल बाई ए। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो एल बाई ए मरेगा, तो रेजिस्टिविटी हमको किसके बराबर आ रहा है? इसी के बराबर आ रहा है। तो अगर किसी कारणवश फॉर्मूला भूल जाओ तो आप एग्जाम में विद इन 50 सेकेंड्स 10 सेकेंड्स इसको डिराइव कर सकते हैं। बिना फॉर्मूले के तो काम नहीं चलेगा, वो तो चाहिए ही चाहिए। अब हमको यहां पर कह रहा है इसकी वैल्यू बताइए। सो भैया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 10 टू द पावर माइनस 31 डिवाइडेड बाई एन की वैल्यू है 8.5 इंटू 10 टू द पावर 28, ई का स्क्वायर बोले तो 1.6 का स्क्वायर, सो 2.56 10 टू द पावर माइनस 38 है ना, माइनस 19 का भी तो स्क्वायर करोगे, एंड टाउ इज इक्वल टू 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15। ठीक है, अच्छा अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये वाला जब ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर 7 बचेगा, ये वाला इसको मार देगा तो 10 टू द पावर 13, और वो जब ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर कितना बच रहा है? माइनस 6 बच रहा है। और हमको चाहिए कि भैया अप्रोक्सीमेटली किस ऑर्डर का है। अच्छा देखते हैं, एक काम करो, नीचे में है ना 8.5 है, 2.56 है, और ये आपको 25 भी है। तो हम कह रहे हैं कि 9.1 में ना एक 100 अपने मन से मल्टीप्लाई करो, तो यहां आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 टू द पावर माइनस 8। तो दिस इज योर 8.5, दिस इज योर 2.56, दिस इज योर 25 ने इसको मार दिया, ये आपको हो जाएगा 4। सो ये आपको हो जाएगा 4, और ये आपको हो जाएगा 36, और यहाँ पर तो आपको 8.5 इंटू 2.56 से ही काम चलाना पड़ेगा। ठीक बात है। अब अगर तुम ध्यान से देखो इसको, ऊपर में 36 जैसा कुछ है, और नीचे में अगर तुम देखो तो भैया 16 से तो ज्यादा ही है, 17 18 समथिंग लाइक दैट होगा। सो दिस एंटायर थिंग इज 2 या 3 के आसपास कहीं होना चाहिए। द मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस वैल्यू इज लेस देन 10। समझते हो?
अगर ये वैल्यू आपको 7 इंटू 10⁻⁻8 है तब भी हम कहेंगे कि हमारा जो ऑर्डर है वो 10⁻⁻8 का है। हाँ, अगर ये वैल्यू आपको 11 इंटू 10⁻⁻8 होती तो आप इसको लिखते 1.1 इंटू 10⁻⁹, तो ये 10⁻⁹ की ऑर्डर का होता। कहने का बात ये है कि आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये जो वैल्यू है वो आपको 10 से तो छोटी ही है, यानी जो आपको ऑर्डर है वो 10⁻⁸ का है, विच इज गोइंग टू बी योर ऑप्शन नंबर सी ओवर हियर। ठीक है, ऐसे भी हमको अप्रोक्सीमेटली यहां पर आंसर बताना है। ठीक बात है सर। अच्छा चलिए बात करते हैं हम लोग यहां पर क्वेश्चन नंबर 7 की। कॉपर वायर इज स्ट्रेच टू मेक इट 0.5% लॉन्गर। बहुत छोटा आपने इलोंगेशन किया है। जब इतना स्मॉल आपको इलोंगेशन है तो आप यहां पर एरर एनालिसिस वाला फंडा इस्तेमाल करते हैं, मतलब रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए। ठीक है, इस प्रकार के सवाल में आप इफ इट्स वॉल्यूम रिमेन्स अनचेंज नहीं भी बोलता तब भी लेना पड़ जाता है। तो भैया अगर वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू लेंथ, सो हम कह सकते हैं कि क्रॉस सेक्शन एरिया इज इक्वल टू वी बाई एल। तो आपको ये फॉर्मूला बन जाता, ए को आप रिप्लेस कर सकते हैं वी बाई एल से, तो ऊपर में हो जाता एल स्क्वायर। अब रो भी कांस्टेंट, वी भी कांस्टेंट, तो आप लिखते डेल्टा आर बाई आर इज इक्वल टू 2 टाइम्स डेल्टा एल बाई एल। अब आपको जो चेंज आया है लेंथ में 0.5% का है, तो भैया ये 0.5 है, तो आपको रेजिस्टेंस में जो चेंज आएगा दैट इज गोइंग टू बी ऑफ 1%। खत्म। अगर सिग्निफिकेंट चेंज होता है तब आप को नॉर्मल तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, यू कैन नॉट अप्लाई एरर एनालिसिस वाला फंडा। ओके, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सेमीकंडक्टर, जस्ट बिकॉज सेमीकंडक्टर वर्ड लिखा है घबराइए मत, आपको लगना वही इक्वेशंस या वही फॉर्मूले हैं। Mobility of electrons in a semiconductor is defined as the ratio of drift velocity to the applied electric field। हालांकि ये तो फॉर्मूला ही है, नहीं भी देता तब भी हमको या फिर आपसे उम्मीद की जाती कि आपको पता हो। If for a n-type semiconductor the density of electron is this much, आपको डेंसिटी दे रखा है 10⁻19 and their mobility is this much, आपको मोबिलिटी भी दे रखा है 1.6, देन द रेजिस्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर, हमसे सवाल में पूछा है रो ब्ला 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 ब्ला। ठीक है, अच्छा सो अगेन हमको चाहिए रो यहां पर, है ना। ध्यान से देखेंगे हम लोग यहां पर, लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली। सो मोबिलिटी इज इक्वल टू योर ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन योर इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज अगेन योर रो इनटू जे। ठीक बात है, लेकिन हमको n भी चाहिए, दैट इज अगेन इशू ओवर हियर। करंट इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, तो हम लोग यहां पर वी डी को लिख सकते हैं आई अपॉन एन ई ए इंटू रो इंटू जे। ठीक बात है ना। जे इज इक्वल टू करंट डेंसिटी इज इक्वल टू करंट अपॉन एरिया, तो एरिया इंटू करंट डेंसिटी इज करंट, सो एरिया इंटू करंट डेंसिटी आपको करंट के ही बराबर है, तो ये मर गया। सो दिस इज योर एन ई रो, दिस इज योर म्यू, हमको चाहिए यहां से रो, सो रो इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई योर म्यू एन ई। तो यहां से अगर हम ध्यान से देखें तो म्यू की वैल्यू है 1.6, एन की वैल्यू है 10⁻19 और ई की वैल्यू है 1.6 10⁻⁻19। ठीक बात है सर, तो ये दोनों आपको सलट गए, है ना। तो दिस इज योर 1.6 इंटू 1.6 विच इज नथिंग बट योर 2.56। अगर ये, एंड अगेन हमको आंसर चाहिए क्लोज टू, अगर ये सिर्फ 2.5 होता तो भैया 0.4 तो दिख रहा है, तो आपको यहां पर जो क्लोजेस्ट है ना वो 0.4 ही होने वाला है, विच इज अगेन योर ऑप्शन नंबर सी ओवर हियर। ठीक है, बढ़िया है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। A metal wire of length 3 ohm is elongated to make a uniform wire of double its previous length। अब अनलाइक दी अर्लियर क्वेश्चन जहां पे बहुत माइनर इंक्रीमेंट था, 0.5% का था, यहां पर लेंथ को डबल कर दिया है, 100% इंक्रीज हो रहा है यहां पर। तो यहां पे वो एरर वाला फंडा नहीं चलेगा, अप्रोक्सीमेशन वाला फंडा नहीं चलेगा।
रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, अगेन यहां पर आप उसको खींच रहे हो, अज्यूमिंग वॉल्यूम रिमेन्स सेम, तो आप लिखेंगे कि भैया रो एल बाई ए। अब क्योंकि मेरा वॉल्यूम हम सेम मान के चल रहे हैं, सो V इज इक्वल टू ए एल, तो A को हम लिखेंगे V बाई एल, तो ये हो गया हमको एल स्क्वायर। मतलब रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू एल का स्क्वायर। अब इसका क्या मतलब है कि जब लेंथ एल था तब रेजिस्टेंस 3 ओम था। अब तुमने लेंथ को डबल कर दिया है, अगर लेंथ डबल करोगे तो रेजिस्टेंस तो 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि यहां पर स्क्वायर है। रेजिस्टेंस 4 गुना मतलब 12 ओम। सो बेसिकली अब जो तुम्हारे हाथ में वायर है उसका रेजिस्टेंस 12 ओम है। अब तुमने उस वायर को एक सर्कल के फॉर्म में बना दिया, तुमने उस वायर को सर्कुलर पाथ पर ऐसा घुमा दिया ऐसे, ये आपका वो वायर है। इफ 2 पॉइंट्स ऑन दिस सर्कल मेक एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर, आपने एक पॉइंट ए चुना है, एक पॉइंट बी चुना है, और ये दोनों पॉइंट्स सेंटर पर 60 डिग्री दे रहे हैं। अच्छा, तो अगर तुम ध्यान से देखो, इस पूरे ग्रीन वायर का रेजिस्टेंस 12 ओम है, 12 ओम। अगर तुम ध्यान से देखो, ये पूरा एंगल होता है 360 डिग्री, और ये एंगल सिर्फ 60 डिग्री है। सो 60 डिग्री इज व्हाट फ्रैक्शन ऑफ 360? 1/6। मतलब ये जो लेंथ है वो आपको 1/6 लेंथ है पूरे वायर का। यानी सिर्फ इतने से वायर का जो रेजिस्टेंस होगा वो टोटल रेजिस्टेंस का 1/6 होना चाहिए, 2 ओम। क्योंकि भैया रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। भैया तुमने एक बारी खींच खाच के उसको लंबा कर दिया है, राइट। अब तुम्हारे पास वो एक नॉर्मल रेजिस्टेंस की तरह है, जहां पर आपका रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ के प्रोपोर्शनल है। अच्छा, बढ़िया है साहब। तो सर अगर हम ध्यान से देखें, 1 सेकेंड, कहां चला गया इसका पेन, कहां चला गया भाई, 1 सेकेंड, हाँ आ गया। तो अगर हम ध्यान से देखें, अगर नीचे वाले का रेजिस्टेंस 2 ओम है तो ऊपर वाले का रेजिस्टेंस कितना होगा, इसका रेजिस्टेंस, दिस इज गोइंग टू बी योर 12 माइनस 2 विच इज योर 10 ओम। अब हमसे इस दोनों टर्मिनल के अक्रॉस आर इक्विवेलेंट पूछ रहा है, सो दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ पैरेलल रेजिस्टेंस। 10 ohm is in parallel with your 2 ohm. So what will be the R equivalent? R1 R2 upon R1 plus R2, 10 into 2 upon 10 plus 2, this is 20 upon 12, यानी कि 4 5 and 4 3, 5/3, ऑप्शन नंबर सी अगेन। ठीक है, चलिए, बढ़िया सवाल है। एग्जाम के प्रेशर में बच्चा यहां पर कुछ ना कुछ सिली मिस्टेक कर सकता है। When the switch S in the circuit shown is closed, then the current of I will be how much? The current I will be how much? ये I1 है, ये I2 है, ये I है। ठीक बात है सर। अच्छा, आपने इसको जोड़ दिया है। देखिए, इस प्रकार के सवाल में ना, यहां पर आपको क्या दिया डायरेक्शन, हम उसमें इंटरेस्ट नहीं रख रहे हैं। इस प्रकार के सवाल में नोडल एनालिसिस का इस्तेमाल जरूर से कीजिए। आप हमारे जब करंट इलेक्ट्रिसिटी के प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको सर्किट बेस्ड डेडिकेटेड वीडियोस 2-3 मिलेंगे, उसको अच्छे से करो। मान लीजिए कि इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल x है, ठीक बात है सर। अब इस नोड से है ना, सभी करंट को दूर जाता हुआ एक बार के लिए अज्यूम कर लो, सभी करंट को दूर जाता हुआ अज्यूम कर लो, राइट। तो आप लिख सकोगे कि इसमें जो करंट होगा प्लस इसमें जो करंट होगा प्लस इसमें जो करंट होगा, तीनों का सम हमको 0 होना चाहिए। तो आप इसमें जो करंट होगा क्या लिखोगे, x minus 20, that is the potential difference across this. So x minus 20 upon resistance plus x minus 10 upon 4 plus x, और ये तो हमको ग्राउंडेड ही था, मतलब यहां का पोटेंशियल 0 है, सो x अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। ठीक बात है, इसको मारा, ये 2 है, ये भी मर गया। अब थ्रू एंड थ्रू अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दे, सो 2x माइनस 40 प्लस x माइनस 10 प्लस 2x इज इक्वल टू 0। सो 2 प्लस 1 3 प्लस 5x इज इक्वल टू 50, यानी कि x इज इक्वल टू 10।
तो हमको ये पता चल गया कि इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल है 10 वोल्ट। तो हमसे इस वाले ब्रांच में करंट पूछ रहा है, तो करंट कितना हो जाएगा 10 माइनस 0/2 विच इज नथिंग बट योर 5 एम्पियर विच इज योर ऑप्शन नंबर बी। खत्म, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी था। चलिए इसमें सभी के 4 नंबर आने चाहिए। देखो क्या बोल रहा है, इन द गिवन सर्किट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल 18 वोल्ट इज नेग्लिजिबल। R1 की वैल्यू, एक काम करो इसको रिड्रॉ कर ले क्या, ये ऐसे है, फिर हमारे पास यहां पर एक ऐसे हमसे कहता है कि R1 जो है इसकी वैल्यू है 400 ओम, फिर हमसे कहता है R3 जो है ये वाला है हमको यहां पर 100 ओम, R4 हमको यहां पर 500 ओम है। ओके और इसको अभी हम लोग ऐसे कनेक्ट कर देते हैं, दिस इज लाइक दिस। R2 हमको प्रोबेबली पता नहीं है और ये ऐसा है यहां पर 18 वोल्ट। नाउ द रीडिंग ऑफ एन आइडियल वोल्टामीटर अक्रॉस R4, इसके अक्रॉस जो रीडिंग आ रही है वो भी आइडियल वोल्टामीटर की, वो है हमको यहां पर 5 वोल्ट। देन द वैल्यू ऑफ R2 इज हाउ मच, हमसे R2 की वैल्यू पूछी जा रही है। अच्छा ध्यान से देखो, इस वाले 500 के अक्रॉस 5 वोल्ट है, मतलब इसमें करंट कितना है तुमको पता चल गया, दैट करंट इज इक्वल टू 5/500, और यही करंट इसके पास भी है। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस, राइट। ये वो 100 ओम था, तो भैया ये जब इसको मारेगा तो बेसिकली आपको ये कितना आ रहा है 1 आ रहा है, यानी इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का है। अब इस दोनों का सबमिशन हो गया आपको 5 और 1 6, 18 में से यहां पर 6 वोल्ट है, तो इसके पास होगा बचा हुआ 12 वोल्ट। हाँ जी सर, हाँ जी सर। अच्छा तो इस वाले ब्रांच में जो करंट है दैट इज इक्वल टू योर 12/400, दिस बिकम्स 3/100 एम्पियर। इस वाले में करंट कितना है 5/500 विच इज योर 1/100 एम्पियर। सो 3/100 एम्पियर जा रहा था, उसमें से 1/100 ऊपर गया, तो बचा हुआ 2/300 एम्पियर इधर गया होगा। और R2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 5 + 1 विच इज 6 वोल्ट। तो तुमको R2 पता नहीं चल गया कि जनाब R2 इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 2/300, so 300 goes up over there। कुछ तो गड़बड़ है, 300 क्यों लिखे हम लोग यहाँ पे, क्यों ऐसा कैसे कर दिया भाई, ये आपको 100 है। सो यहां पर आपको दिस बिकम्स 100, तो ये आपको हो जाएगा 3, सो बेसिकली 300 विच इज आवर ऑप्शन नंबर ए ओवर हियर। ठीक है, बढ़िया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं हम लोग यहां पर, क्वेश्चन नंबर 12। A uniform metallic wire has a resistance 18 ohm and is bent into an equilateral triangle, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। Then the resistance between any two vertices of the triangle is how much? सिंपल क्वेश्चन है, आपको हर साइड का जो रेजिस्टेंस होगा वो 6 ओम ईच होगा, और आपको किसी भी दो टर्मिनल के अक्रॉस पूछ रहा है। सो 6 और 6 आपको ऊपर हो जाएगा 12, और 12 और 6 आपस में पैरेलल में है, सो 12 × 6/12 + 6, सो दिस इज योर 12 × 6, और ये आपको हो जाएगा 18। सो 6 × 3 = 18 और 3 और 4 विच मेक्स ऑप्शन नंबर ए एज द करेक्ट वन। सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कोई भी बच्चा -1 नहीं लाएगा, है ना। In the circuit shown, the potential difference between terminal A and B is how much? ये टर्मिनल A है, ये टर्मिनल B है। अच्छा सर, और यहां पर कोई बैटरी नहीं है, समझ में आ रही है आपको मेरी बात। यहां पर आपके पास सेल है, और तीनों ही सेल का ओरिएंटेशन सिमिलर है, यानी ये भी प्लस है, इधर भी प्लस है, इधर भी प्लस है, और ये इन तीनों का रेस्पेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस है। हम कह रहे हैं ये टर्मिनल A था, दिस इज योर 5 ओम,
इस पूरे का E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट सॉल्व करो। इस पूरे का R इक्विवेलेंट E इक्विवेलेंट सॉल्व करो, और ये मेरे पास अगेन 10 ओम है, ये टर्मिनल B है, हमको ये वाला टर्मिनल C है और ये वाला टर्मिनल D है। अगर हम बात करें यहां पर बेटा जी E इक्विवेलेंट का, तो E इक्विवेलेंट क्या होता है? E1/R1 यानी 1/1 प्लस 2/1 E2/R2, और ये आपको हो जाएगा E3/R3 डिवाइडेड बाई 1/R1। तो यहां पर सब कुछ 1 1 1 ही है, तो 1/R1 प्लस 1/R2 जो भी करोगे इतना ही आएगा। यहां पर आपके पास है 6, यहां पर 3, सो दिस इज योर 2 वोल्ट्स। तो ये वाला चीज हमको हो गया यहां पर 2 वोल्ट। अब इसको सॉल्व करने का भी आपको कोई जरूरत नहीं है, क्यों? आपका यहां पे और यहां पे है ना ओपन सर्किट है। हमने एक बार इस पूरे सिस्टम को ऐसे रीड्रॉ कर दिया है। अब आपके पास ये एक सवाल है, हमको ये बताओ कि क्या इस ब्रांच में यहां पर आपको कोई करंट फ्लो कर रहा है? आपके लिए तो अब यही एक फ्रेश क्वेश्चन है। जब यहां पर आपको कोई करंट ही नहीं फ्लो कर रहा है, अगर सपोज कीजिए कि हमने इस पॉइंट के पोटेंशियल को 0 बोल दिया है, तो भैया आपको यहां पर कोई करंट नहीं है, यानी ये भी आपको 0 होगा। यहां पर एक सेल आ गया, मतलब ये आपको 2 होगा। यहां पर कोई करंट नहीं है, तो भैया ये सब पॉइंट का पोटेंशियल फिर 2 ही होगा। कहने का मतलब है कि टर्मिनल ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आपको 2 ही होगा, जो कि मेरा ये वाला ईएमएफ निकल कर आया था, विच मेक्स ऑप्शन नंबर बी एज द करेक्ट वन। ठीक है, ध्यान रखिए, अच्छा सवाल है, एग्जाम के प्रेशर में बच्चा इसमें गड़बड़ी कर सकता है। देखिए, in the given circuit the cells have zero internal resistance। ओके, ये एक सेल है, ये एक सेल है। the current passing through resistance R1 and R2 is how much? ये मेरा R1 है 20 ओम, ये मेरा R2 है 20 ओम। लेट्स गो फॉर पॉइंट पोटेंशियल। अगर इसका पोटेंशियल 0 है, तो इसका यहां से आप ऐसे मूव करोगे तो ये वाला पोटेंशियल हो जाएगा 10 वोल्ट का। यहां से यहां ऊपर जाओगे, ये भी 0, यहां से आओगे 0, यहां से आओगे 0। अब ये 10 वोल्ट की बैटरी है और ये वाला पॉइंट तुमने ऑलरेडी 10 बोल दिया है, तो ये वाला पॉइंट आपको 0 होगा, तभी तो 10 माइनस 0 शुड बी 10 वोल्ट्स। ये भी 0, ये भी 0, यानी कि R2 के अक्रॉस देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहां पर जो करंट है वो 0 होगा। 10 और 0 यानी इस वाले में जो करंट होगा दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस 10 है और रेजिस्टेंस आपको मुन्ना 20 है, यानी कि 0.5, यानी आंसर होगा 0.5, 0, विच इज योर ऑप्शन नंबर सी। विदाउट एनी डाउट दिस इज गोइंग टू बी दी करेक्ट आंसर। बढ़िया, ध्यान से देखिए, बढ़िया सवाल है ये भी आपके। यहां पर हमको कहता है कि आपके पास पहली बात तो ये हो गया एक आममीटर, ये हो गया है एक रेजिस्टर, इसके पैरेलल में तुमने लगाया है एक वोल्टामीटर, और ये ऐसा, और ये हमारे पास कुछ तो यहां पर एक सेल रहा होगा, बैटरी जो भी है। द एक्चुअल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, देखिए ये जो एक्सपेरिमेंट है इसमें हमारा पर्पस है रेजिस्टेंस की वैल्यू बताना। तो आप अगर लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो तुम तो वोल्टामीटर की रीडिंग देखोगे, तुम आमीटर का रीडिंग देखोगे, और तुम बोल दोगे कि भैया मेजर्ड वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज V/I, जो भी वोल्टामीटर का रीडिंग है, जो भी आमीटर का रीडिंग है। एक्चुअल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस शोन इन द फिगर इज 30 ओम। ये जो रेजिस्टेंस है ना, इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो है 30 ओम, वास्तविक वैल्यू। This is measured in an experiment as shown using the standard formula R is equal to VI, where V and I are the readings of voltmeter and ammeter. If the measured value of R is 5% less, then the internal resistance of the voltmeter is how much? बेसिकली वोल्टामीटर अगर एक आइडियल वोल्टामीटर होता ना, तो जो R की रीडिंग आनी होती वो ठीक आती। यहां पर इसका खुद का भी कुछ रेजिस्टेंस है RV। अच्छा, बढ़िया है। और आपने जब इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया तो जो आपकी मेजर्ड रेजिस्टेंस आई है उसको अगर R प्राइम कह दे, तो आपका जो मेजर्ड वैल्यू आया है दैट इज
5% लेस, यानी कि 95% आई है, 0.95 ऑफ द ओरिजिनल वन आई है। अच्छा, अब हम कह रहे हैं कि आपका जो ये मेजर्ड रेजिस्टेंस होता है, मेजर्ड वैल्यू होती है, वो क्या है? वो है आपको बेसिकली वोल्टामीटर की रीडिंग अपॉन करंट। यहां पर जो भी आपको करंट होता है वो आमीटर आपको रीडिंग दिखा देता है, 1/I इंटू वॉट इज वोल्टामीटर की रीडिंग। वोल्टामीटर की रीडिंग क्या होगी? वही होगी जो टर्मिनल ए और बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और वो कितना होगा? करंट मल्टीप्लाइड बाई इन दोनों का आर इक्विवेलेंट, दैट इज, इसको आर नॉट बोल दो, है ना, इसका एक्चुअल रेजिस्टेंस, दैट इज आर नॉट इंटू आर वी डिवाइडेड बाई आर नॉट प्लस आर वी। आई से आई मर गया। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो आर प्राइम क्या आया है? आर प्राइम जो आई है वो है 0.95 आर नॉट, यहां पर आर नॉट इंटू आर वी डिवाइडेड बाई आर नॉट प्लस आर वी। अगर ध्यान से देखो तो ये दोनों मुन्ना आपको मर जाएगा, आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आपको हो जाएगा 0.95 आर नॉट, 0.95 आर वी इज इक्वल टू आर वी। ये उधर जाएगा तो ये आपको हो जाएगा 0.95 आर नॉट इज इक्वल टू 0.05 आर वी। तो यहां से आर वी इज इक्वल टू 19 इंटू आर नॉट, एंड आर नॉट की वैल्यू है माय डियर फ्रेंड 30, सो दिस बिकम्स 570 ओम्स, विच इज योर ऑप्शन नंबर बी। बढ़िया सवाल है। एग्जाम के प्रेशर में ना, पहली बात तो बच्चा इसके सवाल को अप्रोच कैसे करे उसमें ही फंस जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ था तो नीचे कमेंट कीजिएगा। अच्छा देखो, इन द गिवन सर्किट डायग्राम द करंट I1 इज -0.3 एम्पियर। इसमें I1 का एरो बनाया है नीचे और देता है -0.3, मतलब वास्तविक रूप में करंट ऊपर जा रहा था। सिंपल सी बात है। I4 0.8 है, कहां गया I4? ये I4 है, ये हमसे कहता है कि 0.8 एम्पियर है। I1 नीचे है लेकिन -0.3 लिखा हुआ है, मतलब वास्तविक में, रियलिटी में 0.3 एम्पियर ऊपर की तरफ जा रहा होगा। ठीक है, आर फ्लोइंग ब्ला ब्ला ब्ला, द करंट I2 ब्ला 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 ब्ला। ठीक है, तो काफी कुछ हमसे यहां पर पूछ रहा है। और भी कुछ है क्या दिया हुआ? I5 भी तो दिया हुआ है, ये वाला वैल्यू भी दिया हुआ है, कहता है कि 0.4 एम्पियर है। ये तो अच्छा हो गया। अब समझो 0.8 एम्पियर ऐसे जा रहा है, उसमें से 0.4 इधर गया, तो इधर कितना गया होगा? 0.4, मतलब I3 जो है ना, ये वाला 0.4 एम्पियर है ना, बीच वाला। -0.4 तो हो नहीं सकता, I3 का एरो भी ऐसे दिया है और हमने सॉल्व किया वो भी ऐसे आ रहा है, तो ठीक बैठ रहा है, तो माइनस का तो कोई तुक ही नहीं बैठता यहां पर। अच्छा देखो, 0.4 ऐसे जा रहा है, मतलब I6 भी 0.4 है, I6 भी 0.4 है। ठीक बात है सर। तीसरा वाला भी 0.4 है, ये तो 1.1 है, मतलब ये नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा तो ये भी हमको निकल कर आया 0.4, यहां से भी जा रहा है 0.4, यहां पर भी कितना है? 0.4, ये है 0.3। अब इस जंक्शन पे फोकस करो, इधर से 0.4 आ रहा है, इधर से 0.4 आ रहा है, इधर से 0.3 आ रहा है, तो तीनों जुड़ के I2 बन गया। तो I2 कितना है? 0.4 प्लस 0.4 इज 0.8 प्लस 0.3 यानी कि 1.1, और डायरेक्शन के साथ मैच कर रहा है, मतलब पॉजिटिव ही होएगा। सो दिस इज गोइंग टू बी अ 1.1, सो 1.1 0.4 सो ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन। कोई इक्वेशन लिखने की जरूरत ही नहीं है KCL VCL की यहां पर। ठीक बात है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम लोग यहां पर क्वेश्चन नंबर 17 की। इन द फिगर शोन व्हाट इज द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। यहां से आपका मेन करंट ही पूछ रहा है, तो सवाल आपको बेसिक है एकदम। R1 की वैल्यू यहां पर है 15, R2 की वैल्यू है 10, R3 की वैल्यू है 20, R4 की वैल्यू है 5, R5 की वैल्यू है 25, R6 की वैल्यू है 30, और ये है हमको 15 वोल्ट। तो भाई साहब 20, 5 और 25 सीरीज में है, तो ये कितना हो जाएगा? 50। 50 और 10 पैरेलल में है, तो कितना हो जाएगा? 50 इंटू 10 अपॉन 50 प्लस 10, तो ये हमको हो जाएगा 25/3। सो
कहने की बात ये हुई कि आप इस पूरे चीज को यहां से मिटा सकते थे, आप इस पूरे चीज को यहां पर मिटा सकते थे और आप यहां पर अल्टीमेटली लिख सकते थे 25/3 ओम। अब 25/3, 15 एंड 30 आर इन सीरीज, तो वो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा 25/3 और 15 + 30 आपको होता है यहां पर 45। तो आपने 3 का एलसीएम लिया, दिस इज योर 25, और ये आपको हो जाएगा 3 5 15, 3 चौके 12, 135। तो ये आपको हो जाएगा कितना, 160/3। तो करंट कितना हो जाएगा, करंट इज इक्वल टू जो भी आपका बैटरी है अपॉन आर इक्वलेंट 160/3 ओवर हियर। अगर ध्यान से देखो तो भैया 5 3 और ये हमको हो जाएगा 5 3 और 2, यानी कि आपके पास आ रहा है 9/32, विच इज योर ऑप्शन नंबर सी। सिर्फ कैलकुलेशन है, अदरवाइज सवाल आपको बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। चलिए बात करते हैं हम लोग यहां पर क्वेश्चन नंबर 8 की। A wire of resistance R is bent to form a square side ABCD। आपके पास इस प्रकार से आपने उसको स्क्वायर बना दिया, यानी कि ये भी R/4 रेजिस्टेंस, ये भी R/4, R/4 ईच। ठीक है, डायग्राम के हिसाब से ABCD। तुमने एक E पॉइंट लिया है विच इज मिड पॉइंट। आपसे R इक्विवेलेंट पूछ रहा है बिटवीन E एंड C, तो बेसिकली इन दो टर्मिनल के अक्रॉस पूछ रहा है। अब ये बताओ कि इस पूरे CD लेंथ का रेजिस्टेंस था R/4, तो इस EC लेंथ का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R/8। सो बेसिकली तुम्हारे पास टर्मिनल E और C है, ये रेजिस्टेंस तुमको है R/8, तो ऊपर अब जितना भी बच रहा है, ये ऊपर जितना भी बच रहा है ये कितना हो जाएगा, R - R/8, विच इज योर 7R/8। अब ये दोनों आपस में पैरेलल में है, निकालो R इक्विवेलेंट। सो दैट इज गोइंग टू बी योर 7R, बेसिकली 7/8 है ना, 7/8 मल्टीप्लाइड बाई 1/8 डिवाइडेड बाई 7/8 प्लस 1/8। सो दिस इज गोइंग टू बी योर 7/64 और नीचे 1 आ जाएगा, सो 7/64। ऑफ कोर्स आपको एक R भी आएगा, हमने अभी हर जगह R नहीं लिखा है, लेकिन आपको एक R आ जाएगा, विच मेक्स ऑप्शन नंबर बी एज द करेक्ट वन। खत्म है। चलिए ओके, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 19। फॉर द सर्किट शोन विद R1 इज इक्वल टू 1 ओम, ये वाला रेजिस्टेंस आपको 1 ओम है, R2 2 ओम है, E1 E2 E3 दे रखा है, E1 E2 E3 आपको दे रखा है यहां पर। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B इज अप्रोक्सीमेटली हाउ मच। A और B के बीच में हमसे पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है। कर सकते हैं, देखो आप इसको पॉइंट पोटेंशियल से भी अप्रोच कर सकते हो। सबसे पहले हमको ये बताओ कि अगर इस वाले ब्रांच में कोई करंट फ्लो कर रहा है तो वही करंट इसमें भी होगा, मतलब ये दोनों R1 हमको सीरीज में है। तो कहने का बात ये है कि ये दोनों R1 को ना आप सीरीज में ऐड कर दीजिए। सुनना मेरी बात को, क्या करने जा रहे हैं हम लोग, ये भी R1 था, ये भी R1 था, R1 कितना है 1 ओम, तो इफेक्टिवली यहां पर 2 ओम लिख दिया है और ये हमको एक यहां पर प्लेन वायर हो गया। ठीक उसी प्रकार से R1 है तो एक दोनों R1 को ऐड कर दो ना, बेसिकली क्यों छोड़ रहे हो। तो वहां पर भी 1 ओम प्लस 1 ओम हमको हो जाएगा 2 ओम, दिस इज योर 2 ओम एंड वी कैन कनेक्ट दिस वायर ओवर हियर। ठीक है, E3 की वैल्यू कितनी थी 4 वोल्ट और E2 की वैल्यू कितनी है 4 वोल्ट, E1 की वैल्यू कितनी है 2 वोल्ट। अब बचा तुमको G1 में R2 और R2 की वैल्यू है 2 ओम। ठीक बात है। अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, मान लीजिए कि भाई साहब, मान लीजिए कि आपने इसका पोटेंशियल 0 लिया है, तो अगर ये 0 है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा 4, ये अननोन पॉइंट का पोटेंशियल x ले लो। ठीक बात है, अगर ये x है, माने यहां पर x और ये आपको 2 वोल्ट है ना, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल आपको हो जाएगा x - 2। सिमिलरली ये भी x होगा, तो इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा अपने को x - 4। अब यहां पर आप लगाओ KCL, सारा करंट दूर जाता हुआ ही लीजिए,
तो आप लिख सकते हो कि इस वाले ब्रांच में जो करंट होगा दैट इज गोइंग टू बी दिस माइनस 0, मतलब x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस यहां पर x माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस यहां पर x माइनस 4 माइनस 0 विच इज अगेन x माइनस 4 अपॉन 2 इक्वल्स टू 0। तो 2 आपको जाके 0 में मिल जाएगा। 3x इज इक्वल टू ये हमको हो जाएगा 10, यानी कि x इज इक्वल टू 10/3। सो दिस इज नथिंग बट योर 3.3 ओवर हियर। हमसे a और b का पूछ रहा है, तो a का पोटेंशियल 3.3 आया है, b का 0 है, सो डिफरेंस क्या आ जाएगा 3.3। ऑप्शन नंबर डी जो है हमको यहां पर सही बैठ रहा है। ठीक बात है सर। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 20। ये 15 ओम है, ये 10 ओम है, ये 2 ओम है और आपके पास यहां पर दो सेल है 1.5 वोल्ट ईच और R इज द इंटरनल रेजिस्टेंस। In the given circuit, an ideal voltmeter connected across 10 ohm reads 2 volt। तो इस वाले में आपने 2 वोल्ट रीड किया। हमसे यहां पर सवाल में स्मॉल r की वैल्यू पूछी जा रही है, तो क्या समझ में आ रहा है, क्या कर सकते हैं हम लोग यहां पर? अगर यहां पर आपको 2 वोल्ट रीड कर रहा है, तो इस वाले 10 ओम में जो आपको करंट होगा दैट इज गोइंग टू बी योर 2/10, तो वो आपको कितना आ रहा है 0.2 एम्पियर। और यही 2 वोल्ट इसके पास भी होगा, तो ऊपर वाले में आपको क्या करंट होगा 2/15। सो इसको फिलहाल हमको ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा। खैर, तो यहां पर हमको करंट है बेसिकली 2/15 एम्पियर। तो आपको ये पता चल गया है कि भैया इस पूरे मेन ब्रांच में आपको कितना करंट है। 1 इज योर 2/10 राइट, एंड 1 इज योर 2/15। क्या तो ऐसे कर लो, नहीं तो फिर हम बताए क्या करो, आपको यहां पर है ना 15 और 10 का R इक्विवेलेंट दिख रहा होगा, which is your 15 into 10 upon your 15 plus 10, so this is your 150 divided by 25, तो ये आपको हो जाएगा 6। तो इसका इक्विवेलेंट तुमको आ गया है 6 राइट, इसका इक्विवेलेंट तुमको यहां पर 6 आ गया है। अच्छा, और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 2 है, तो जो करंट होगा दैट इज गोइंग टू बी योर पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन योर दिस विच इज योर 1/3। सो 1/3 हमको यहां पर मेन करंट है। आपने इस पूरे का R इक्विवेलेंट निकाला जो कि हमको यहां पर 6 निकल कर आ रहा है। इफ यू वांट यू कैन रिमूव दिस एंटायर थिंग एंड ड्रॉ अ सिंगल रेजिस्टेंस ओवर हियर विच इज योर 6 ओम। और ये दोनों टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तुम्हारा 2 आया था। सो 2/6 करके हमने निकाल लिया कि करंट कितना है 1/3। अब ये 1/3 करंट एक और तरीके से लिखा जा सकता है। इस पूरे सर्किट का मैं आपको सेल कितना है 1.5 प्लस 1.5 विच इज 3 वोल्ट डिवाइडेड बाई पूरे सर्किट का R इक्विवेलेंट विच इज 6 प्लस 2 8 प्लस यहां पर R प्लस R विच इज 2R। So this is your 8 plus 2R is 9. So 2R is 1. So R is equal to 0.5 ohm, which is your option number B over here. Clear है? बढ़िया है। आइए बात करते हैं हम लोग अगले सवाल की, क्वेश्चन नंबर 21। बढ़िया सवाल है, एकदम अच्छा सवाल है। The galvanometer deflection when key K1 is closed but K2 is open। ये हमको यहां पर सर्किट है, ये 220 ओम है, ये गैल्वेनोमीटर है, यहां पर एक स्विच है, ये हमारे पास सेल है, इसका सप्लाइंग वोल्टेज मान लीजिए आपको V0 ले लीजिए, ये गैल्वेनोमीटर है, ऊपर एक और वेरिएबल रेजिस्टेंस R2 है, यहां पर भी एक स्विच K2 है। शुरुआत में कहता है कि भैया K2 जो है वो ओपन है। अगर K2 ओपन है मतलब इस वाले ब्रांच का सर्किट में होना है ही नहीं, बेसिकली दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ सर्किट। करंट आएगा ऐसे और नीचे से ऐसे निकल के चला जाएगा। ठीक है, बढ़िया है। हमसे कहता है कि जब ये सिचुएशन था कि K2 ओपन था तो गैल्वेनोमीटर में थीटा नॉट का डिफ्लेक्शन देखा गया। गैल्वेनोमीटर में
आपको जो डिफ्लेक्शन है, ये जो एंगल होता है डिफ्लेक्शन, दिस डिफ्लेक्शन इज बेसिकली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर। ठीक है, ये अपने पढ़ते हैं इन द टॉपिक गैल्वेनोमीटर। अच्छा, फिलहाल के लिए आपको इतना समझ में आ रहा है कि जो एंगल आपको दे रहा है ना कि भैया इतने का डिफ्लेक्शन आया है, वो कहीं ना कहीं आपको इसमें कितना करंट फ्लो किया उसकी प्रोपोर्शनैलिटी दे रहा है। तो बताओ तो इस वाले गैल्वेनोमीटर में कितना करंट फ्लो कर रहा है? करंट इज इक्वल टू जो भी मेरे को सप्लाई वोल्टेज है विच इज योर वी नॉट ओवर हियर अपॉन रेजिस्टेंस 220। मान लीजिए कि अपना जो ये गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस हमको सॉल्व करना है, इसको यहां पर हम लोग आर जी बोल लो या फिर कैपिटल जी बोल लो कि कैपिटल जी इज द रेजिस्टेंस। तो ये हमको हो जाएगा 220 प्लस कैपिटल जी। इतना करंट हमको इस गैल्वेनोमीटर से फ्लो कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं कि आपका ये जो थीटा नॉट एंगल था, डिफ्लेक्शन था, दैट्स प्रोपोर्शनल टू आई। मतलब ये जो चीज है दिस इज प्रोपोर्शनल टू थीटा नॉट, दिस इज प्रोपोर्शनल टू थीटा नॉट। अच्छा, अब आएगा आपका मोर इंपॉर्टेंट थिंग कि अब आपने K2 को क्लोज कर दिया और आपने R2 की रखी है वैल्यू 5 ओम। अगर तुमने K2 को क्लोज कर दिया, इसको यहां से हटा दिया है और इसको एक स्ट्रेट वायर से ज्वाइन कर दिया, ठीक है, आप लेट्स कीप थिंग्स सिंपल ओवर हियर। नाउ यू हैव अ रेजिस्टेंस 5 ओम इन पैरेलल विद द गैल्वेनोमीटर। अब गैल्वेनोमीटर में कितना करंट फ्लो करेगा मुन्ना? गैल्वेनोमीटर में मान लीजिए I1 करंट फ्लो कर रहा है और मेन ब्रांच में करंट I है। तो क्या हम जानते हैं कि इस I करंट का बंटवारा होगा और इसमें I1 गया है, नीचे का रेजिस्टेंस G है, ऊपर का 5 है, तो ये बंटवारा कैसे करते हो? व्हाट इज I1? I1 इज इक्वल टू मेन करंट मल्टीप्लाइड बाई गैल्वेनोमीटर के सामने वाला रेजिस्टेंस अपॉन 5 प्लस रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। दिस इज हाउ यू डू द ब्रांचिंग ऑफ करंट। ये भी हमारा एक्सप्लेन्ड है हमारे करंट इलेक्ट्रिसिटी के रिवीजन वीडियो में। ब्रांचिंग, ये जो इक्वेशन है वो आप डिराइव भी कर सकते हैं, दोनों बेसिकली पैरेलल है, दोनों के क्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो इस I का इसमें बंटवारा हुआ I2 और I1, तो I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I, एक इक्वेशन, I2 इंटू 5 इज इक्वल टू I1 इंटू G, दूसरा इक्वेशन। तो वहां से भी आपको सेम रिजल्ट आएगा, ठीक है। अच्छा, और ये जो I1 है दैट इज प्रोपोर्शनल टू हाउ मच? हमसे कह रहा है कि इस केस में डिफ्लेक्शन पाया गया थीटा नॉट बाई 5, यानी ये जो I नॉट है दैट इज प्रोपोर्शनल टू थीटा नॉट बाई 5। सो थीटा नॉट बाई 5 इज प्रोपोर्शनल टू दिस 5 अपॉन 5 प्लस G मल्टीप्लाइड बाई I। लेकिन ये वाला I कितना है? ये आपको हो जाएगा V नॉट अपॉन पूरे सर्किट का R इक्विवेलेंट विच इज नथिंग बट 220 प्लस, ये आपको पैरेलल में है, यानी 5 इंटू जी अपॉन 5 प्लस जी ओवर हियर। तो ये हो गया आपका इक्वेशन फॉर्मेशन। अब इसको अपने को सॉल्व करना है टू गेट द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी ओवर हियर, ठीक है। अगर तुम ध्यान से देखो थीटा नॉट इज प्रोपोर्शनल टू दिस, सो बेसिकली आप थीटा नॉट को है ना इस वाले टर्म से यहां पर रिप्लेस मार सकते हो। आप जब यहां पर प्रोपोर्शनैलिटी कहते हो तो देयर इज सम कांस्टेंट नो ओवर हियर, समथिंग लाइक दिस, सम कांस्टेंट सी ओवर हियर। तो यहां पर भी आपने इसको हटाया, यू कैन राइट इक्वालिटी सम कांस्टेंट सी ओवर हियर। सो बेसिकली व्हाट वी कैन डू इज वी कैन रिप्लेस थीटा नॉट बाय दिस पर्टिकुलर वैल्यू ओवर हियर। तो थीटा नॉट की जगह हम इसको जब लिखेंगे तो हम लिखेंगे यहां पर c इंटू वी नॉट डिवाइडेड बाई 220 प्लस जी, और एक 5 हमको यहां पर है डिनोमिनेटर में, दिस इज इक्वल टू, यहां पर ऑलरेडी आपके पास एक 5 इंटू सी है डिवाइडेड बाई 5 प्लस जी ओवर हियर, ये हमको यहां पर वी नॉट है, एंड दिस विल बिकम हाउ मच? आप यहां पर 5 प्लस जी का चाहो तो एलसीएम ले लो, तो 5 प्लस जी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो वो आपको हो जाएगा कितना? 0, 5 to 10, ये आपको बेसिकली 110 आ जाएगा, राइट। प्लस दिस इज अगेन योर 220 जी
और प्लस 5GB है, सो इफेक्टिवली ये आपको हो जाएगा 225G, और डिनोमिनेटर में अपने पास यहाँ पर हो जाएगा 5+G। तो ये वाला 5+G, ये वाला 5+G मर गया है, C इंटू वी नॉट आपको यहाँ से सलट गया है, ठीक है। और क्या क्या कर सकते थे तुम, ये वाले 5 को तुम इसको कट करते तो दिस वुड टर्न आउट टू बी 220, और इसको कट करते तो ये तुमको कितना हो जाता, 5 4, एंड आपके पास बचेगा 545G। इसके बाद तुम्हारे पास यहाँ पर एक और 5 है, इस वाले 5 को भी अगर इसके साथ अगर हम लोग कट कर दे तो ये आपको हो जाएगा 5420, अगेन 5420, और ये हमको हो जाता है यहाँ पर 9G। सो बेसिकली अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको लेफ्ट साइड चला जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी योर कितना 44 + 9G, और यहां से आपको आ रहा है 220+G ओवर हियर। भाई साहब कुछ ज़्यादा ही वियर्ड तो नहीं है, कुछ पंगा तो नहीं किया हम लोगों ने। दिस इज गोइंग टू बी योर 8G इज इक्वल टू, ये आपको यहाँ जाएगा 220 - 44, तो ये कितना हो जाएगा तुमको, ये तुमको हो जाएगा 6, और ये तुमको हो जाएगा 7, 176, ठीक है ना। ये 4 आएगा 180 और 220, सो G इज इक्वल टू 176 अपॉन 8, तो ये हमको हो जाएगा 8 2 16, 8 2 16, विच मीन्स 22 इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो बड़े ही आराम से इसको सॉल्व कीजिए, कैलकुलेट कीजिए, 21 का ऑप्शन नंबर बी आपका भी आना चाहिए। चलिए, इन अ व्हीटस्टोन ब्रिज रेजिस्टेंस P एंड Q आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल। P एंड Q इक्वल नहीं है, आसपास है। व्हेन R इज 400, जब, और यहां पर है ना ये स्विच भी क्लोज्ड है, ये भी क्लोज्ड है, डायग्राम ऐसा दिया हुआ लेकिन क्लोज लेके सॉल्व करना पड़ेगा। व्हेन R इज 400, जब इसकी वैल्यू 400 ओम थी, द ब्रिज इज बैलेंस्ड। बैलेंस का मतलब P अपॉन Q, यहां पर P हम लोग P का रेजिस्टेंस ही ले रहे हैं, Q का रेजिस्टेंस ले रहे हैं, सो P बाई Q इज इक्वल टू, ये है 400 रेजिस्टेंस और X का रेजिस्टेंस X ही ले रहे हैं। ऑन इंटरचेंजिंग P एंड Q, इसको इधर भेज दिया, इसको इधर भेज दिया, यानी अब ये Q है और अब यहां पर P है। तब R की वैल्यू 405 थी, यानी अब होगा तुमको Q बाई P इज इक्वल टू 405 अपॉन X। तो हमसे इस प्रश्न में X की वैल्यू पूछ रहा है, एंड दैट टू क्लोज टू। दोनों इक्वेशन को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, सो P बाई Q मल्टीप्लाइड बाई Q बाई P इज 1 इज इक्वल टू 400 मल्टीप्लाइड बाई 405 अपॉन X का स्क्वायर। सो X माय डियर फ्रेंड इज इक्वल टू 400 इंटू 405। तो 400 का रूट 20 हो जाएगा, लेकिन 405 का रूट आपको निकालना पड़ेगा। अब इसी दिन के लिए आपको हमारे चैनल पे स्क्वायर रूट निकालने का एक ट्रिक वाला वीडियो है, विच इज हाईली एफिशिएंट। गूगल यूट्यूब पे जाके टाइप करो स्क्वायर रूट ट्रिक बाय एडुनिटी, आपको एक वीडियो मिलेगा, उसको समझ लीजिए, आपका काम बन जाएगा। अब 405 का रूट है, अब हम यहां पर वो प्रोसेस एक्सप्लेन नहीं करेंगे, अज्यूमिंग कि आपने वो वीडियो देख लिया है, हम डायरेक्टली उसको अप्लाई कर रहे हैं। सो द क्लोजेस्ट परफेक्ट स्क्वायर जो है वो आपको 400 का ही आएगा, 400 का रूट आपको 20 है, सो 405 का जो रूट होगा ना, दैट विल बी ऑलमोस्ट क्लोज टू 20 प्लस 405 बटा 20, और इन दोनों का एवरेज लेना पड़ेगा, विच इज डिवाइडेड बाई 2। तो ये यहां पर हमको कितना हो रहा है, ये हमको हो जाएगा 10 प्लस दिस इज योर 405 बटा 40, ठीक है। सो ये हमको हो जाएगा 410 जा, ये हमको हो जाएगा 4101 4 2 और 5, दिस इज योर 10 प्लस 10.125, यानी 20.125। तो 405 का रूट जो है वो रफली आपको 20.125 आ रहा है। एक बारी यू कैन चेक विद द कैलकुलेटर कि भैया कितना सही आ रहा है और कितना दूर आ रहा है। अब इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करने जाए यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, आप एक बारी सिर्फ 2 से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये आपको हो जाएगा 5, दिस इज योर 2 0 4, लेकिन एक यहाँ पर डेसिमल भी आएगा, सो 402.5
विच इज एग्जैक्टली एज ऑप्शन नंबर डी ओवर हियर। एंड माय डियर फ्रेंड 22 का जो है ना आपको डी ही जो है सही जवाब भी है, देख लीजिए। दैट इज द मैजिक ऑफ नोइंग शॉर्ट ट्रिक फॉर योर अंडर रूट्स। ये आपको सवाल है मीटर ब्रिज का। आई होप आपको डायग्राम ठीक ठाक दिख ही रहा होगा। ये R1 है, ये R2 है, ये गैल्वेनोमीटर है, ये आपको मीटर ब्रिज है। यही ना होता सवाल में, और क्या ही चाहिए अपने को? ये अपने को R1 R2 ऐसे दिया हुआ है। In the experiment setup meter bridge shown in the figure, the null point is obtained at a distance 40 cm from A. काम करो, बना ही देते हैं। ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ऐसा है। उसके बाद यहाँ पर आपको ये मीटर ब्रिज है, ये A है, ये B है, और यहाँ पर आपको सेल वेल है आपका। ठीक है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस आप लगा सकते हो, ये R1, यहाँ पर कभी लगाया R2, और यहाँ से आपने देखा गैल्वेनोमीटर, और हम लोग इस प्रकार से बैलेंसिंग लेंथ करते गए, खेलते रहते हैं। कहा गया कि नल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड एट 40 सेंटीमीटर फ्रॉम ए। यहाँ से यहाँ ये 40 है, मतलब ये बचा हुआ लेंथ कितना हो जाएगा? 60। तो भैया अगर ये बैलेंस्ड है तो हम कह सकते हैं कि R1 by R2 इज इक्वल टू L1 by L2 विच इज 40 by 60, माने 2/3। मतलब आप यहां से कह सकते हो कि R1 इज इक्वल टू 2R2/3। ठीक बात है सर, बढ़िया है। द नल पॉइंट शिफ्ट्स बाय 10 सेंटीमीटर कब? इफ 10 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज विद R1। आपने R1 के साथ सीरीज में लगाया 10, यानी अब ये हो गया है R1 + 10। अगर तुम इसकी वैल्यू बढ़ाओगे ना तो जो बैलेंसिंग लेंथ है वो, मतलब ये जो जॉकी है ना, उसको राइट साइड शिफ्ट करना पड़ेगा। दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। तो अगर ये बढ़ाओगे तो आपका ये वाला लेंथ भी बढ़ेगा। तो जब सवाल में कहता है कि 10 ओम ऐड करने से बैलेंसिंग लेंथ शिफ्ट्स बाय 10 सेंटीमीटर, मतलब राइट साइड शिफ्ट किया है 100%। और ये बड़ा ही ब्यूटीफुल हो गया। अब 10 सेंटीमीटर शिफ्ट करने का मतलब है, पहले से 40 था, इसका मतलब अब ये लेंथ भी 50 सेंटीमीटर है और ये लेंथ भी 50 सेंटीमीटर है। मतलब दिस बाय दिस इज इक्वल टू 50 by 50, यानी ये और ये बराबर रहे होंगे, राइट? R1 + 10 शुड बी इक्वल टू R2। और हमको सवाल में R1 का वैल्यू मिल चुका है विच इज 2R2/3। सो अगर तुम ध्यान से देखो, R1 को हम लोग लिख सकते थे 2R2/3 + 10 इज इक्वल टू R2 ओवर हियर। सो 10 इज इक्वल टू, वो उधर जाएगा तो ये हो जाएगा R2/3। तो R2 की वैल्यू है बेसिकली 30 ओम, और R1 कितना हो जाएगा? R2 को 30 रखोगे तो R1 तुमको आएगा निकल के 20 ओम्स। ठीक बात है, बढ़िया है। The resistance that should be connected in parallel with R1 + 10 such that the null point shifts back to the initial position। अब हमसे कह रहा है, आप सुनिएगा यहां पर, सो R1 is 20, मतलब ये अभी तुमको है 30 ओम, है ना, और ये भी 30 है, तो हमको बैलेंसिंग लेंथ 50-50 है। हमसे कह रहा है कि इसके पैरेलल में हम ऐसा कौन सा रेजिस्टेंस लगाए सच दैट बैलेंसिंग लेंथ हमको वापस से 40 सेंटीमीटर हो जाए, यानी पुराना वाला। ये तो वही रखे हो तुम। तो अगर हमको पुराना वाला बैलेंसिंग चाहिए तो यहां पर जो टोटल रेजिस्टेंस है वो पुराने वाले के ही बराबर होना चाहिए। और पुराना वाला रेजिस्टेंस यानी कि R1 था कितना? 20 था। R1 20 ओम था। तो हम ये चाहते हैं कि R0 की एक ऐसी वैल्यू चूज करो ताकि R0 और 30 का जो इक्विवेलेंट हो वो 20 आ जाए। और ये तभी पॉसिबल है जब तुमको R0 60 हो। भैया अब तक तो तुमको याद हो जाना चाहिए कि 6 और 3 का पैरेलल 2 होता है। तो 60 विच मेक्स योर ऑप्शन नंबर सी एज द करेक्ट वन। बढ़िया सवाल है, एग्जाम के प्रेशर में बच्चा इसमें गड़बड़ी कर सकता है। सवाल है ये वाला पोटेंशियोमीटर का। ऑल्दो पोटेंशियोमीटर 2024 के बाद सिलेबस से हटा दिया गया है, स्टिल इसके ऊपर सवाल कभी कभी देखने के लिए मिल जाते हैं, तो कर लो। ठीक है, देखिएगा
अब पोटेंशियोमीटर वायर ए बी ऑफ लेंथ, और हम इस सवाल को ये अज्यूम करके ही डिस्कस करेंगे कि आपने इसको बेसिक पढ़ रखा है। पोटेंशियोमीटर को हम टीच नहीं करेंगे, पढ़ाएंगे नहीं। यहां पर हमारे ही चैनल पे पोटेंशियोमीटर का एक डेडिकेटेड सेशन है विच इज मोर देन सफिशिएंट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, यू मस्ट यूज दैट। अब पोटेंशियोमीटर वायर ए बी, ये हमारा पोटेंशियोमीटर वायर है जिसे हम यहां पर काम की वायर भी कहते हैं। ठीक है, आपको नहीं दिख रहा तो हम डायग्राम दोबारा बना देते हैं। ऊपर में हमारे पास यहां पर सेल है, उसका अपना इंटरनल रेजिस्टेंस है, दिस इज योर ई, दिस इज योर आर ओवर हियर। यहां पर हमारे पास पोटेंशियोमीटर वायर है विच इज ए बी। हमको कहता है कि इसका लेंथ कैपिटल एल है, इसका लेंथ कैपिटल एल है, उस वायर का रेजिस्टेंस 12R है, इज जॉइंट टू अ सेल, यहां पर भी है आपके पास E/2, और यहां पर उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 3R है। आपके पास यहां पर एक गैल्वेनोमीटर है एंड यू बैलेंस इट। अच्छा, द लेंथ AJ एट विच गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, हमें ये वाली लेंथ चाहिए x सच दैट इसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हो। तो उस केस में हम कहते हैं कि भैया E/2 मस्ट बी इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट मल्टीप्लाइड बाई x। अब क्या होता है आपको ये पोटेंशियल ग्रेडियंट? पोटेंशियल ग्रेडियंट हमको होता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी काम की वायर VAB अपॉन लेंथ ऑफ दिस वायर। ठीक है, जब इसमें आपको कोई भी करंट नहीं फ्लो कर रहा, यानी कि बस ऊपर वाले सर्किट का अपना इंटरनल करंट फ्लो कर रहा है। So what is VAB? VAB would be how much? That would be current in this AB wire due to this supplying E over here. तो वो करंट हमको हो जाएगा E divided by R plus 12R which is your 13R. Current into resistance of this AB wire which is 12R. 12R ये हमको हो गया है VAB, और डिनोमिनेटर में मेरे पास एक कैपिटल L भी होगा, ये आपको मर गया। सो पोटेंशियल ग्रेडियंट इज 12E डिवाइडेड बाई 13 इंटू L। तो इस इक्वेशन का अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको हो जाएगा E/2 इज इक्वल टू दिस इज योर 12E डिवाइडेड बाई 13 इंटू L टाइम्स योर x ओवर हियर। तो E ने E को मार दिया, तो यहां से तुमको x की वैल्यू दिखनी चाहिए 13L डिवाइडेड बाई 24, और क्या ऐसा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में है। क्लियर एकदम? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं हम लोग यहां पर, क्वेश्चन नंबर 25। यहां पर आपको क्या है? द रेजिस्टेंस ऑफ द मीटर ब्रिज AB इन विच AB का लेंथ 1 मीटर होगा इज गिवन, फिगर इज 4 ओम। अच्छा, इस AB का जो रेजिस्टेंस है वो है आपको बेटा 4 ओम। with a cell of EMF 0.5 volt, ये वाला है, this is your 0.5 volt, and the rheostat resistance RH as 2 ohm, बाबा रे सब दे दिया है। The null point is obtained at some point J when the cell is replaced by another cell। अच्छा, उस पे बाद में आएंगे कि आपने इसको रिप्लेस कर दिया है। यहां पर आपको नल पॉइंट की वापस से बात की जा रही है ना? ये आपको अगर x है तो हम फिर से कह रहे हैं, अभी जनरलाइज इक्वेशन लिखते हैं कि भैया ये हमको EMF E है, सो दिस E इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट मल्टीप्लाइड बाई x, एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू हाउ मच? तो भैया इस AB वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? और ये जब नल डिफ्लेक्शन है, इसमें कोई करंट नहीं है, तो ये ब्रांच आपको फिर इंडिपेंडेंट है। सो AB वायर में जो आपको करंट होगा दैट इज गोइंग टू बी योर 6 अपॉन, क्या हम लोग रिहोस्टेट को भी चेंज कर रहे हैं? यस, हम लोग इसको भी चेंज कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर है ना RH ही लिखते हैं फिलहाल के लिए, RH प्लस रेजिस्टेंस ऑफ दिस AB वायर विच इज 4, ये हो गया है अपने को बेटा करंट इन दिस वायर, मल्टीप्लाइड बाई 4 अगेन, दिस इंटू 4, ये हमको हो गया है पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दिस वायर, डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ द वायर, मीटर है तो 1 मीटर हो गया।
अच्छा, सो पोटेंशियल ग्रेडियंट हमको निकल कर आ रहा है 24/4 प्लस आर एच। तो हम कह सकते हैं कि E इज इक्वल टू 24x डिवाइडेड बाई 4 प्लस आर एच। अब 1 बाई 1 पढ़ो। हमसे कहता है कि जब हमको सेल का EMF 0.5 था, E की वैल्यू हमको यहां पर कहता है कि 0.5 है, दिस इज योर 24, आर एच की वैल्यू 2 है, सो 2 प्लस 4 इज 6। तो यहां से आपको बैलेंसिंग लेंथ निकल कर आ गया, दिस इज योर 4 ओवर हियर, सो x इज इक्वल टू 0.5/4। When the cell is replaced by another cell of EMF E2, the same, अब आपने इसको कर दिया है E2 और ये हमको है 24 डिवाइडेड बाई 4 प्लस, अब RH की वैल्यू आपको 6 है और जो X है हमसे कहता है कि भैया सेम नल पॉइंट मिला, यानी X की वैल्यू आपको आज भी 0.5/4 ही मिली है। तो यहां से अगर ध्यान से देखोगे तो 4 इसको मार देगा, ये आपको 6 हो जाएगा, 6 इंटू 0.5 आपको 3 होगा, यानी 3/10 इज 0.3, विच इज योर ऑप्शन नंबर बी ओवर हियर। क्लियर, एकदम बढ़िया है। चलिए, सो 25 का बी इज द करेक्ट वन। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 26। देखो, एन आइडियल बैटरी ऑफ 4 वोल्ट एंड रेजिस्टेंस are connected in series in the primary circuit of a potentiometer of length 1 meter and resistance 5 ohm। आपके पास यहां पर एक सेल है, ये इसका रेजिस्टेंस है, दिस इज योर 4 वोल्ट, एंड तुम ऐसे बनाओ ओरिएंटेशन या ऐसे बनाओ, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, लेकिन ठीक ऐसे बना देते हैं। फिर यहां पर आपके पास आपकी काम की वायर है, जिसे हम कहते हैं पोटेंशियोमीटर वायर, ए बी इसको बोल देते हैं, ब्ला 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 ब्ला, ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड रेजिस्टेंस 5 ओम। 1 मीटर एंड रेजिस्टेंस 5 ओम। द वैल्यू ऑफ आर टू गिव अ डिफरेंस ऑफ 5 मिली वोल्ट। देखो, ये सवाल पोटेंशियोमीटर का है ही नहीं, मतलब उसका जो कोर एप्लीकेशन है, एक सिंपल हमको सर्किट दिया है, नीचे वाला तो हमको यहां पर कोई पोर्शन दे भी नहीं रहा है। हमसे कहता है द वैल्यू ऑफ कैपिटल आर, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए टू गिव अ डिफरेंस ऑफ 5 मिली वोल्ट अक्रॉस 10 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर इज हाउ मच। ठीक है, कोई भी तुम रैंडमली 10 सेंटीमीटर यहां पर लेंथ उठा लो तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 5 मिली वोल्ट होना चाहिए। देखो, आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, इस पूरे 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस तुमको 5 ओम है, तो 10 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा? 100 का 10 सेंटीमीटर इज 1/10, तो इसका रेजिस्टेंस भी तुमको हो जाएगा 0.5 का 1/10, विच इज योर 0.5 ओम। यानी कि तुमको 0.5 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता है, तो तुमको करंट पता है 5 मिली वोल्ट अपॉन योर रेजिस्टेंस, 5 इंटू 10⁻⁻1, यानी 10⁻⁻2 एम्पियर। अब यही करंट को तुम पूरे सर्किट के लिए दोबारा से लिख सकते थे कि भैया 4 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस विच इज योर R प्लस 5। सॉल्व करो, सो R इज इक्वल टू 395, विच इज योर ऑप्शन नंबर सी ओवर हियर। खत्म, सवाल खत्म है आपको। चलिए, बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है आपको ये। In a meter bridge, the wire of length 1 meter has a non-uniform cross-section such that the variation dr by dl। मीटर ब्रिज का ये जो वायर है ना, आपको नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है इसका, यहां पतला है, यहां पे आप देखो ये चौड़ा है। हमसे कहता है कि जो dr by dl है दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1/√L। dr by dl is equal to some constant c L to the power -1/2। ठीक है, 2 इक्वल रेजिस्टेंस, ये भी R प्राइम है, ये भी R प्राइम है। द गैल्वेनोमीटर हैज 0 डिफ्लेक्शन व्हेन द जॉकी इज एट पॉइंट P, राइट, यहां पर आपको नल डिफ्लेक्शन है। व्हाट इज द लेंथ AP, ये लेंथ AP कितना है? अच्छा, हमको यहां पे सवाल में L निकालना है। देखिए, आप जब फॉर्मूला इस्तेमाल करते थे कि R1/R2 इज इक्वल टू L1/L2,
ये तभी एप्लीकेबल था जब आपको ये जो वायर है वो यूनिफॉर्म वायर है, इसका रेजिस्टेंस आपको यूनिफॉर्म है। यहां पर वैसा कहानी नहीं है, तो आपको इसके बेसिक पे जाना पड़ेगा, व्हीटस्टोन ब्रिज के बेसिक पे जाना पड़ेगा कि अगर बैलेंस हो रहा है, अगर इतने से पोर्शन का रेजिस्टेंस आर ए पी है और यहां से यहां तक के लेंथ का रेजिस्टेंस आर पी बी है, तो भैया व्हीटस्टोन ब्रिज कहता है कि दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कहता है कि आपको दिस अपॉन दिस शुड बी इक्वल टू दिस अपॉन दिस। अब दिस अपॉन दिस तो 1 होगा, यानी दिस अपॉन दिस भी 1 होना चाहिए। मतलब इस सवाल में आपको कह रहा है कि रेजिस्टेंस ऑफ एपी एंड रेजिस्टेंस ऑफ पीबी शुड बी इक्वल। अब एपी का रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? कैलकुलस, ये डीआर है, डीएल को इधर ले चलो, सो सी एल टू द पावर माइनस हाफ इंटू डीएल। मारो इंटीग्रेट, मारो इंटीग्रेट, कहां से कहां तक? 0 से लेके एल तक। यहां से हमारा शुरू हो रहा है 0 से लेके एल तक, तो ये आपको आ जाएगा रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ एपी, वायर एपी। एल टू द पावर माइनस हाफ का इंटीग्रेशन आपको होता है 2 रूट एल, सो 2 रूट एल, और लिमिट भी लगाओगे तब भी इतना ही आएगा। सो हमको एपी वायर का रेजिस्टेंस मिल गया। अब हमें पीबी वायर का चाहिए। देखो, पीबी वायर को निकालने का जो स्मार्ट तरीका एक हो सकता है कि तुम पूरे एबी वायर का निकाल दो रेजिस्टेंस, यानी इसी को इस्तेमाल करो, है ना, पूरे एबी का निकाल दो, लिमिट लगा दो तुम 0 से लेके 1 तक, है ना, 1 मीटर की वायर थी। तो जब तुम वैसा करोगे तो तुमको सी, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 रूट एल और लिमिट लगाओगे 0 से लेके 1 तक, तो ये तुमको बेसिकली 2c निकल कर आएगा। मतलब रेजिस्टेंस ऑफ पीबी इज हाउ मच? पूरे का रेजिस्टेंस माइनस एपी का रेजिस्टेंस, पूरे का 2c है माइनस 2c रूट एल। ठीक बात है साहब। अब हमको कह रहा है कि भैया एपी का रेजिस्टेंस विच इज 2c रूट एल शुड बी इक्वल टू पीबी का रेजिस्टेंस विच इज 2c माइनस 2c रूट एल। 2c मर गया, रूट एल यहां लेके जाओगे तो भैया 2 रूट एल इज इक्वल टू 1, सो एल इज इक्वल टू 1/4, यानी कि 0.25, विच इज योर ऑप्शन नंबर सी ओवर हियर। ठीक है, बढ़िया है, आनंद की अनुभूति हो रही है सर। देखिए, इन अ मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट द सर्किट डायग्राम एंड द कॉरस्पॉन्डिंग ऑब्जर्वेशन टेबल आर एज शोन इन द फिगर। ये आपको मीटर ब्रिज का सेटअप है, ये आपको रेजिस्टेंस बॉक्स, ये आपको अननोन रेजिस्टेंस, ये बैलेंसिंग लेंथ एल, तो बचा हुआ आपको हो जाएगा 100 माइनस एल, अगर सेंटीमीटर में लिख रहा हो, क्योंकि यहां पर सेंटीमीटर में दे रखा है हमको डेटा। हमसे कहता है कि विच ऑफ द रीडिंग्स इज इनकंसिस्टेंट, इसमें से कोई तो एक रीडिंग गलत है। कहता है कि जब, एक काम करो, पहले तो लिखो, अगर बैलेंस हो रहा है यानी R अपॉन एक्स इज इक्वल टू एल अपॉन 100 माइनस एल, यानी कि x इज इक्वल टू 100 माइनस एल अपॉन एल टाइम्स योर R। ठीक है, अब पहले वाले डेटा से अगर हम लोग x को सॉल्व करें तो 100 माइनस एल यानी 100 माइनस 60 इज 40 अपॉन 60 मल्टीप्लाइड बाई R विच इज योर 1000, तो ये मरेगा, दिस इज योर 3, दिस इज योर 2, सो 2/3 इज हाउ मच? 0.66 जैसा कुछ होता है ना, मोहल बनता है। दिस इज योर रफली 6, दिस इज रफली योर 660, या फिर 666 भी तुम यहां पर लिख सकते हो। बेसिकली हमें एग्जैक्ट वैल्यू में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर तुम दूसरे वाले रीडिंग से इसको सॉल्व करो कि जब हमने R की वैल्यू को चेंज किया, तो भैया x तो तुमको बार बार सेम आना चाहिए, तुम इस वायर को तो नहीं बदल रहे हो, तो इस वाले इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करेंगे तो 100 माइनस एल यानी 100 माइनस 13 इज गोइंग टू बी 87 अपॉन 13 मल्टीप्लाइड बाई 100। अगर तुम इसको भी सॉल्व करने जाओगे ना तो 87/13 जो होगा वो तुमको 6.6 के आसपास ही आएगा, यानी इसके आसपास आ सकता है,
आता हुआ दिख रहा है। एक बार लास्ट वाला चेक करके देखो, 100 माइनस 1 विच इज 99/1 इंटू 1। भैया ये वैल्यू तो 99 आ रही है, मतलब इन ऊपर के 3 रीडिंग से तुमको 650, 660, 670 इसी के आसपास आएगा, लेकिन आखिरी वाला 99, इतना एरर कैसे अलाउ करोगे? तो भैया चौथा वाला यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 29। इन द सर्किट शोन अ 4 वायर पोटेंशियोमीटर, इसमें भी पोटेंशियोमीटर वर्ड का इस्तेमाल है लेकिन ज्यादा कुछ एप्लीकेशन है नहीं उसका। इज मेड ऑफ 400 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर, दिख रहा है? तो आपके पास ऐसा है 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, हो गया 400 सेंटीमीटर। अच्छा, यहां पर आपके पास सेल है टोटल 3 वोल्ट और ये टोटल 1 ओम, यहां पर भी 1 ओम है, राइट। द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर इज दिस मच। तो भैया अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पूरे पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा, तो टोटल लेंथ है हमको 400 सेंटीमीटर, 400 मल्टीप्लाइड बाई 0.01 ओम पर सेंटीमीटर, तो ये हमको निकल कर आ जाएगा 4 ओम, राइट। इस पूरे का ये आपको 4 ओम, मतलब हर का है ना 1-1 ओम है, 1-1 ओम, 1-1 ओम, इस प्रकार से। इफ एन आइडियल वोल्टमीटर इज कनेक्टेड एज शोन विथ जॉकी एट 50 सेंटीमीटर फ्रॉम एंड ए, यहां इस दोनों पॉइंट के बीच में तुमने एक वोल्टमीटर लगाया है, आइडियल वोल्टमीटर, द एक्सपेक्टेड रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर वुड बी हाउ मच? सिंपल है, सबसे पहले सर्किट में करंट निकाल लो। क्या होगा करंट? 1.5 प्लस 1.5 3 डिवाइडेड बाई ये आपको है 1 प्लस ये वाला भी 1 और पोटेंशियोमीटर वायर का 4, 5 और 6 यानी कि भैया 1/2 एम्पियर, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल एजे इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाइड बाई रेजिस्टेंस ऑफ एजे। ठीक बात है। सो हाफ इनटू इसका रेजिस्टेंस 1 ओम है, ये 100 सेंटीमीटर की वायर थी तो इसका रेजिस्टेंस 1 ओम है, तो ये तो आधा ही है, देख रहे हो 50 सेंटीमीटर है ये वाली वायर यहां तक, तो आधा का रेजिस्टेंस 1 का भी आधा यानी कि 1/2, दिस इज योर 1/4 यानी कि भैया 0.25 वोल्ट विच इज योर ऑप्शन नंबर सी ओवर हियर। ठीक है, चलिए तो 29 का अपने को सी निकल कर आया। देखो, a current of 2 milliampere was passed through an unknown resistor which dissipated a power of 4.4 watt. Power is equal to I square into R, so R is equal to power कितना है 4.4 अपॉन I square, तो करंट का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर -6 है कि नहीं, तो ये इसको मारेगा 1.1, सो 1.1 इंटू 10 टू द पावर 6। Dissipated power when the ideal power supply of 11 volt is connected across it is how much? तो भैया अब इसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस तुमने अगर 11 वोल्ट की बैटरी लगा दी तो अब कितना पावर होगा, तो अब लिख दो पावर v स्क्वायर बाई आर, v इज 11, सो 11 इंटू 11 अपॉन 1.1 या फिर 11 इंटू 10 टू द पावर 5, इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे, मर गया, तो ये हमको हो रहा है 11 इंटू 10 टू द पावर -5 विच इज योर ऑप्शन नंबर ए ओवर हियर। खत्म, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 31। टू इक्वल रेजिस्टेंसेस व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज, टू इक्वल रेजिस्टेंस, सुनना, आपके पास दो रेजिस्टेंस है R और R कनेक्टेड इन सीरीज टू अ बैटरी कंज्यूम 60 वॉट। ठीक है, सो पावर इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई 2 इंटू आर, और ये पावर जो है वो हमको है 60 वॉट। इफ दीज रेजिस्टेंसेस आर नाउ कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन टू द सेम बैटरी, भैया अगर तुमने इसको लगा दिया है पैरेलल में तो आपके जीवन में क्या बदलाव आया,
आपने सेम बैटरी लगाई है, तो अब जो आपको नया पावर होगा दैट इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, लेकिन आर हो जाएगा आर इक्वलेंट विच इज आर बाई 2, 2 इंटू वी स्क्वायर बाई आर। एंड व्हाट इज वी स्क्वायर बाई आर? 2 इंटू पी, 2 इंटू पी यानी 4 इंटू पी, और ओरिजिनल मतलब पहला पावर था 60, सो दिस इज योर 240, सो ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन। ठीक है, तो इसके सवाल बड़े ही प्यारे प्यारे से होते हैं, क्यूट क्यूट से होते हैं, आप इसको करते जाइए, आनंद मिलता जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 32, 2 इलेक्ट्रिक बल्ब्स रेटेड एट 25 वॉट 220 वोल्ट। आपको जब किसी भी इंस्ट्रूमेंट का रेटेड पावर और वोल्टेज दे देता है, मतलब अगर उस इंस्ट्रूमेंट के क्रॉस इतना पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो वो इतना पावर कंज्यूम करेगा। तो आपको बल्ब, इसको बोल दो बल्ब 1, इसको बोल दो बल्ब 2, तो आपको बल्ब 1 का रेजिस्टेंस पता चल गया। पावर इज वी स्क्वायर बाई आर, यानी रेजिस्टेंस इज योर वी स्क्वायर बाई पी। व्हाट इज वी स्क्वायर? 220 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 484 इंटू 100, और पावर है हमको 25, तो यहां से ये इसको मार देगा तो ये 4, दिस इज योर 484 इंटू 4। और अगर हम लोग R2 की बात करेंगे तो इसका वी स्क्वायर अगेन 484 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100, मरमुरा गया, दिस इज योर 484। मतलब अगर हम इस रेजिस्टेंस को R बोलेंगे तो इसको हम लोग 4R कह सकते हैं। अब कहता है कि ये दो बल्ब, यानी कि ये दोनों रेजिस्टेंसेस को R1 और R2 को तुमने सीरीज में लगाया है और अक्रॉस अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 220 वोल्ट, जहां पे R2 हम जानते हैं कि R के बराबर है और R1 हमको यहां पर 4R के बराबर है। हमसे कह रहा है कि भैया नाउ बोथ द बल्ब्स ड्रॉस पावर P1 एंड P2 रेस्पेक्टिवली, तो P1 और P2 की वैल्यू क्या है? देखिए, एक तो आपको कॉमन सेंस इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या है? दोनों में आपको क्या सेम फ्लो करेगा? करंट। तो अब पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो इस केस में क्योंकि दोनों में आई सेम है तो पावर इज प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, मतलब P1 जो होगा वो P2 से ज्यादा होगा। एट द सेम टाइम रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल है पावर, यानी इसमें अगर पावर P होगा तो इसमें पावर 4 गुना होगा। अब देखो, क्या 9 का 4 गुना 16 है? नहीं। 16 का 4 गुना 4 है? नहीं। 16 का 4 गुना 9 है? नहीं। 4 का 4 गुना 16 है? हाँ, खत्म आंसर, खत्म। ठीक है, लेकिन अगर तुमको बकायदा इसको सॉल्व करना है तो आप यहां पर आई सॉल्व कर सकते हो। आई इज इक्वल टू वोल्टेज 220 वोल्ट अपॉन टोटल रेजिस्टेंस विच इज योर 5 इंटू आर। ठीक है, एंड इसको ऐसे छोड़ देते फिलहाल के लिए। ठीक है, दिस इज योर 5 इंटू आर ओवर हियर। तो अगर मुझे इसमें पावर चाहिए, सो पावर P1 इज इक्वल टू दिस का स्क्वायर, यानी कि भैया 484 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 25 इंटू आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई आर विच इज योर 4 इंटू आर। तो आर ने इसको मार दिया। अब ये जो R की वैल्यू है ना वो तो 484 के बराबर है, तो हम कह रहे हैं कि अब आपको नीचे में जब एक ही R बचा है तो उसको 484 से रिप्लेस मारो, तो ये मरेगा और 4 इंटू 4 आपको 16 आ जाएगा। हालांकि सर यहां पे भी 16 है तो P2 भी सॉल्व कर लो, या फिर अब तो रेशियो खेल सकते हो कि भैया ये 4:1 है तो यहां पर पावर भी आपको 4:1 होगा, तो आपको ऑप्शन नंबर ए ही सही बैठेगा। बात समझ में आ रही है? चलिए, अच्छा है, ये तो भाई क्या ही पूछा हुआ है। हमसे कहता है कि आपके पास एक इंटरनल रेजिस्टेंस R, एक सेल है, उसका रेजिस्टेंस R है, ड्राइव्स करंट थ्रू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R। ये कैपिटल R है और ये सेल है, ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। हमसे पूछता है सवाल में कि कैपिटल R की वैल्यू क्या होनी चाहिए ताकि इसमें मैक्सिमम पावर डिसिपेशन हो। भाई साहब, ये तो थ्योरी का हिस्सा है जहां पर हेडिंग दिलाई जाती है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, जिसमें इसके अक्रॉस पावर लिखते हो I इज इक्वल टू हाउ मच?
ई अपॉन आर प्लस आर, तो इसमें जो पावर होगा दैट इज इक्वल टू इसका स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन आर प्लस आर का होल स्क्वायर इनटू कैपिटल आर। और अब हमें इसको मैक्सिमाइज करना है, तो इस फंक्शन को हम लोग मैक्सिमाइज कर देते हैं, यानी कि हम लोग लिखते हैं कि भैया डी पी बाई डी आर इज इक्वल टू जीरो। तो इस फंक्शन को आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, जीरो के बराबर करते हैं, और फिर हमको निकल कर आता है कि कैपिटल आर और स्मॉल आर हमको बराबर होना चाहिए। हालांकि ये रिजल्ट है जो कि आपको याद होना चाहिए था। ठीक है। द रेजिस्टिव नेटवर्क शोन बिलो इज कनेक्टेड टू अ डीसी सोर्स ऑफ 16 वोल्ट, ये हमको 16 वोल्ट है। द पावर कंज्यूम्ड बाय द नेटवर्क इज 4 वॉट। द वैल्यू ऑफ आर इज गोइंग टू बी हाउ मच। ठीक है। 4 और 4 पैरेलल में है तो 2R, 6 और 12 पैरेलल में तो कितना होगा 6 इंटू 12 72, 6 प्लस 12 18, 72 बाई 18 इज 4R, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 4 7, ठीक करें ना, 4 2 6 और 2 8, तो 8R है। सो बेसिकली हम कह सकते हैं कि पावर इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर बाई आर एंड रेजिस्टेंस इज 8R, और ये पावर हमसे कहता है सवाल में 4 है। ठीक है। तो 8 ने 2 से और 4 ने 4 से, तो R की वैल्यू 8 आनी चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। सो 34 का ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। ठीक है। चलिए देखिए, लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली। कैलोरीमेट्री को मिक्स किया गया है। 1 kg of water at 20 degrees centigrade is heated in an electric kettle whose heating element has a mean resistance of 20 ohm. So basically ये आपके पास पानी वानी है और आपके पास यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक हीटर है, इसका रेजिस्टेंस हमसे कहता है कि 20 ओम है। द आरएमएस वोल्टेज इन द मेंस इज 200 वोल्ट, यानी इसके अक्रॉस ऑफ कोर्स डीसी सप्लाई नहीं है, सप्लाई एसी होगा, लेकिन उसका जो आरएमएस वैल्यू है वो हमसे कहता है कि 220 वोल्ट है। इग्नोरिंग हीट लॉस फ्रॉम द केटल, टाइम टेकन फॉर द वाटर टू इवापोरेट फुल्ली। मतलब ये जो पानी है ना, जो आपको 1 किलो का पानी है एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, पहले तो पानी को 100 तक लेके जाओ, फिर पानी स्टीम में कन्वर्ट होगा। उसके लिए ये पानी जो हीट एब्जॉर्ब किया है वो हीट बेसिकली ये दे रहा है, और ये जो हीट दे रहा है वो आप वी स्क्वायर बाई आर टी के हिसाब से दे सकते हो, वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। सो ये जो हीट दिया और ये जो हीट लिया ये आपको बराबर होना चाहिए। हाँ जी सर। अब देखो ये कितना हीट आपको सॉरी, ये आपको कितना हीट ले रहा है, लिखो ms डेल्टा टी प्लस ml इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई कैपिटल आर इंटू टी। अगर तुम ध्यान से देखो तो भैया इसका जो मास है वो आपको 1 kg है, तो आपका यहां पर 1 है, यहां पर 1 है, आप उसको भूल जाओ। S, व्हाट इज S फॉर वाटर? 4200, दिस इज योर 4200। डेल्टा टी 20 से इसको 100 पे लेके जाना है, तो चेंज इन टेम्परेचर 80 का आएगा। अच्छा, L इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो कि है 2260, ये किलो है, तो किलो को हटाना पड़ेगा, तो 10 to the power 3 इक्वल टू वी स्क्वायर। व्हाट इज वी इज दिस मच, तो उसका स्क्वायर किया तो 4 इंटू 10 to the power 4 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस विच इज योर 20 मल्टीप्लाइड बाई टाइम। अच्छा, अब इसको करना है कैलकुलेट। एक शून्य को हटाएंगे तो ये 3 हो जाएगा, 10 to the power 3, 10 to the power 3, 1 2 3, ये भी आपको यहाँ से सलट गया है, ये आपको कटेगा तो ये आपको 2 हो जाएगा। बिल्कुल होगा सर, बिल्कुल होगा। 8 दूनी 16 है ना, और 8 चके 32, तो ये आपको हो जाएगा 33। ये आपको है 2260 इज इक्वल टू 2 इंटू टी। तो यहां से हमको दिख रहा है कि t इज इक्वल टू, अब इन दोनों को ऐड करो, 6 और 0 6, 3 और 6 आपको 9, 3 और 2 आपको हो जाएगा 5, और यहां पर एक 2 है अपॉन 2 ओवर हियर। इसको डिवाइड कीजिए,
ये आपको हो जाएगा 1 और 2 2 4 2 9 18 एंड 2 8। ये आया है सेकेंड्स में, तो इसको 60 से डिवाइड कर दो ताकि हम लोग मिनट्स में कुछ कह पाए। अब अगर तुम ध्यान से देखो ना, अगर ये कल को अगर न्यूमरेटर 1200 भी होता तब भी ये वैल्यू 20 होती, लेकिन ऊपर का वैल्यू 1200 से ज्यादा है, तो आंसर 20 मिनट से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, जो कि हमको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। बाकी सब तो देखो ना कितना छोटा छोटा है आपको, तो हमको लगता है बी आपको आ जाना चाहिए। आप एक बार चेक करके बताना नीचे कमेंट में कि भैया बी आ रहा था कि नहीं आ रहा था। चलिए, अगर तुम समझ पा रहे हो ना तो पूरा 1 टेक में ये रिकॉर्डिंग हो रहा है। देखो, अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हैज रेजिस्टेंस 50 ओम। अच्छा, अब वो सब सवाल आ गया है मेरे ख्याल से, कन्वर्जन टू वोल्टामीटर आमीटर। देखते हैं क्या है। अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हैज रेजिस्टेंस 50 ओम एंड यानी रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, या फिर कैपिटल जी लिख देते हैं, कैपिटल जी इज 50 ओम एंड इट इंडिकेट्स फुल डिफ्लेक्शन एट दिस मच, यानी IG की वैल्यू है 4 इंटू 10 टू द पावर -3। A voltmeter is made using this galvanometer and a 5 किलो ओम रेजिस्टेंस, यानी कि आपने गैल्वेनोमीटर के साथ ये वाली रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाई होगी। कौन सी वाली को? इसको 5000 ओम वाली को, 5 इंटू 10 टू द पावर 3 ओम वाली को। द मैक्सिमम वोल्टेज दैट कैन बी मेजर्ड, तो भैया टर्मिनल ए और बी के अक्रॉस बताइए मैक्सिमम करंट इससे IG ही पास कर सकता है, तो आपका जो आंसर होगा दैट इज IG which is 4 into 10 to the power -3 multiplied by capital G which is your 50 plus this is how much, this is your 5000। तो ये हमको हो जाएगा यहाँ से 5050 मल्टीप्लाइड बाई 4 इंटू योर 10 टू द पावर -3। आप इसको मल्टीप्लाई करो, 0 4 5 20 एंड दिस इज गोइंग टू बी योर अगेन 20 इंटू 10 टू द पावर -3, तो ये आपको हो जाएगा 20.2। लेकिन हम देख रहे हैं कि भैया हमसे क्लोज टू पूछ रहा है, तो आप इसको इग्नोर कर भी देते तब भी हमको आंसर ऑप्शन नंबर सी आ ही जाता। ठीक है, लेकिन जो प्रॉपर तरीका है वो अपने को समझ में आना चाहिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 37, द रेजिस्टेंस ऑफ अ गैल्वेनोमीटर इज दिस मच। कैपिटल जी की वैल्यू है 50 ओम एंड द मैक्सिमम करंट विच कैन पास थ्रू इट is this much, so IG is equal to 2 into 10 to the power -3 ampere. What resistance must be connected to it in order to convert it into an ammeter of range 0.0 to 0.5 एम्पियर। तो बेसिकली आप इसमें क्या करते हो, ये गैल्वेनोमीटर है और इसके पैरेलल में आप एक रेजिस्टेंस लगाते हो। ठीक है, अब हमसे कह रहा है कि जो मैक्सिमम करंट ये है हमारा वो डब्बा जो इसमें घुसना चाहिए वो है 0.5। अगर यहां मैक्सिमम है तो हम चाहेंगे कि यहां पर भी मैक्सिमम करंट चला जाए विच इज योर IG, और ये हो जाएगा हमको बेसिकली फिर 0.5 माइनस IG। अब ये और ये आपको पैरेलल है, तो आप बोलेंगे IG इंटू कैपिटल G शुड बी इक्वल टू 0.5 माइनस IG multiplied by S. So S is equal to IG which is your 2 into 10 to the power -3, capital G is your 50 divided by 0.5 minus 0.002। अब यहां पर अप्रोक्सीमेशन लेना पड़ेगा भैया, इसके सामने ये वैल्यू बहुत ज़्यादा छोटी है तो आप इसको इग्नोर मार देंगे। सो ये बेसिकली आपको हो जाएगा कितना, ये ऐसे जाएगा, ये आपको हो जाएगा ऊपर में 100। दिस इज गोइंग टू बी योर 2 into 10 to the power -1, यानी कि भैया 0.2 विच इज योर ऑप्शन नंबर डी ओवर हियर। सो 37 का डी शुड बी दी करेक्ट आंसर। आइए, a moving coil galvanometer having resistance capital G produces full scale deflection when IG flows through it. This galvanometer can be converted into an ammeter of range 0 to I0। मतलब ये हमारे को दो इक्वेशन बनानी पड़ेगी, ये हमारे को कैपिटल G है और ये हमारा रेजिस्टेंस है जो कि हमको कहता है कि RA है ना।
ये यहाँ पर आई नॉट, ये देख रहे हो ना, आमीटर का जो आपका रेंज है वो है 0 टू आई नॉट। तो इसमें आई नॉट है, माने इसमें आपको आई जी होगा और इसमें आपको हो जाएगा आई नॉट माइनस आई जी, दोनों आपस में पैरेलल में है। तो हम यहां पर लिखेंगे आई जी इंटू कैपिटल जी, और दिस शुड बी इक्वल टू आई नॉट माइनस आई जी मल्टीप्लाइड बाई योर आर ए। ठीक बात है सर, बढ़िया है। तो एक इक्वेशन तो मेरे पास यहां पर है ये वाली, ठीक है। यहां से हमको है ना आर ए की वैल्यू कुछ दिखाई दे रही है कि आर ए इज इक्वल टू आई जी इंटू कैपिटल जी अपॉन आई नॉट माइनस योर आई जी, ठीक है। अच्छा, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, इसका काम फिलहाल के लिए तो हो ही गया है। अरे ऊपर चलो ऊपर चलो ऊपर चलो ऊपर चलो, हाँ। फिर हमसे कह रहा है एक बार आपने उसको आमीटर में कन्वर्ट किया और एक बार आपने उसको वोल्टमीटर में कन्वर्ट किया ऑफ रेंज 0 टू V बाय कनेक्टिंग अ सीरीज ऑफ रेजिस्टेंस RV। यानी ये हमारा गैल्वेनोमीटर था, इसके सीरीज में आपने लगाया RV, ये आप जानते हैं IG होगा, तो भैया इसका रेंज जो है वो V तक है। सो V इज इक्वल टू आई जी इंटू कैपिटल G प्लस RV। माने आप इसको लिख सकते थे V बाई आई जी माइनस कैपिटल G इज इक्वल टू RV। और आपको इस सवाल में कह रहा है कि V को आप G आई नॉट से भी रिप्लेस कर सकते हैं, V को G इंटू आई नॉट से आप रिप्लेस मार सकते हैं। यहां पे आपको G था ही, तो RV आपको निकल कर आ रहा है, आपने G कॉमन ले लिया, दिस इज गोइंग टू बी योर आई नॉट माइनस आई जी अपॉन आई जी। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग कि आपको RV की वैल्यू आ रही है कैपिटल G आई नॉट माइनस आई जी डिवाइडेड बाई योर आई जी, ठीक है। अब तुम चारों ऑप्शंस को देखो, एक बार आपसे RV और RA का प्रोडक्ट पूछ रहा है। अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट ले, यानी अगर हम लोग RA इंटू RV करेंगे तो भाई साहब आपका ये और ये मरेगा, आपका ये और ये मरेगा, न्यूमरेटर में G और G बचेगा, तो आप लिखोगे G का स्क्वायर। और एक बार हमसे इनका रेशियो पूछ रहा है, RA आपसे RA अपॉन RV पूछ रहा है। जब रेशियो करोगे तो G और G मरेगा और ये आपको हो जाएगा IG डिवाइडेड बाई आई नॉट माइनस आई जी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहां पर आपको को एक्स्ट्रा चीजें हैं, ये भी पॉसिबल नहीं है, सिर्फ जी स्क्वायर होना चाहिए। और आर ए बाई आर वी आई जी अपॉन दिस इंटू स्क्वायर, यानी कि भैया हमको ऑप्शन नंबर बी यहां पर सूट कर रहा है। 38 का बी इज गोइंग टू बी दी करेक्ट वन। चलिए 39, अ गैल्वेनोमीटर हैविंग रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम, कैपिटल जी इज योर 20 ओम एंड 30 डिवीजन ऑन बोथ साइड्स। ये आपको गैल्वेनोमीटर है, राइट। इधर भी आपको 30 डिवीजन है, इधर भी आपको 30 डिवीजन है। फिगर ऑफ मेरिट 0.005 एम्पियर पर डिवीजन, यानी ये जो आपका यहां पर कांटा होगा ना, उसका एक डिवीजन डिफ्लेक्शन के लिए तुमको इतना करंट उसमें पास करना चाहिए। तो कंप्लीट मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ईदर वे, कोई भी एक साइड पकड़ोगे, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ईदर साइड के लिए तुमको जो करंट चाहिए उसको हम कहते हैं IG। सो IG इज हाउ मच, 0.005 मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ डिविजन विच इज योर 30 ओवर हियर। अच्छा, विच इज हाउ मच, ये आपको हो जाएगा 0.05 इंटू 3 विच इज योर 0.15। इसको हटाइए। The resistance that should be connected in series such that it can measure a voltage up to 15 वोल्ट। तो अब हम जानते हैं कि ये 15 इज इक्वल टू IG G प्लस जो भी आप रेजिस्टेंस सीरीज में लगा रहे हो, राइट। दिस इज योर 15 इज इक्वल टू IG हमको निकल कर आ रहा है यहां पर 0.15 और कैपिटल G हमको आया है 20, दिस इज योर RV। तो ये अब एविडेंट है कि ये 100 होगा,
यानी कि मेरे को जो आरवी की वैल्यू आनी चाहिए दैट इज गोइंग टू बी 80। सो ऑप्शन नंबर सी हमको यहां पर सही जवाब है। डन। अच्छा, अगले सवाल सेशन के सेकंड लास्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है अ गैल्वेनोमीटर हुज रेजिस्टेंस इज 50 ओम। कैपिटल जी हमसे कहता है कि 50 ओम है, हैज 25 डिवीजन। व्हेन अ करंट ऑफ दिस मच पासेस थ्रू इट, इट्स नीडल डिफ्लेक्ट्स बाय 1 डिवीजन। तो भैया आईजी करंट क्या हो जाएगा? एक डिफ्लेक्शन के लिए इतना करंट चाहिए, तो 25 डिवीजन के लिए कितना करंट चाहिए? 25 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर -4 विच इज 10 टू द पावर -2 एम्पियर। To use this as voltmeter of range 2.5, it should be connected to a resistance of how much? So 2.5 should be equal to Ig. Ig है हमको 10 to the power -2 multiplied by 50 जो कि हमारा रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर है, प्लस योर आरवी। भाई साहब क्या कर रहे हो? दिस इज जी, दिस इज आरवी, दिस इज आईजी। सो 2.5 इज बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस टू टर्मिनल। सो आईजी इंटू टोटल रेजिस्टेंस जो कि यहां पर हमने लिख दिया है। तो ये इधर जाएगा तो ये इसको बना देगा 250। तो यहां से आरवी की वैल्यू आपको 200 आनी चाहिए विच इज योर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आज के सेशन के आखिरी सवाल की बात करते हैं। मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन। बहुत ही शानदार सेशन है और इस पूरे चैप्टर को रिवाइज करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए वन ऑफ द फाइनेस्ट सेट्स ऑफ क्वेश्चन है आपको ये। यहां पर आपको कहता है अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम हैज 50 डिविजन्स। जी आपको 100 ओम है, ये आपको बेसिकली यहां पे लिख देते हैं, ये आपको 100 ओम है, हैज 50 डिविजन एंड अ सेंसिटिविटी ऑफ 20 माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन। मुद्दे की बात यह है कि एक डिवीजन के लिए इतना करंट चाहिए, तो 50 डिवीजन के लिए यानी कि IG जो हो जाएगा दैट इज गोइंग टू बी योर 50 मल्टीप्लाइड बाई 20 माइक्रो एम्पियर। ये आपको 1000 है यानी 10 टू द पावर -3 एम्पियर। अच्छा, इट इज टू बी कन्वर्टेड इनटू वोल्टामीटर ऑफ 3 रेंज 0 to 2, 0 to 10, 0 to 20. The appropriate circuit to do so is which one? मतलब क्या, इसको आप समझेंगे कैसे? ये 0 है तो भैया अगर सिर्फ G और R1 हम ले ले तो इसका रेंज 0 to 2 पहुंच रहा है। उसके लिए R1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? अगर हम लोग G R1 R2 सीरीज में ले ले तब हमको रेंज आ जाएगा 0 से लेकर 10 तक का। तो R2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? R1 की वैल्यू तो जो हमने पहले निकाली थी वो तो यूज करना ही पड़ेगा, एंड सो ऑन। पहले R1 सॉल्व कर लेते हैं, वो सबसे बेसिक है। जब आप यहां तक की बात कर रहे हो तो यहां इसका कोई सर्किट में लेना देना नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि 2 इज इक्वल टू IG 10 to the power -3 कैपिटल G विच इज 100 प्लस R1। ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 2000, यानी कि जनाब R1 इज इक्वल टू 1900। यहां पर तो बिल्कुल भी नहीं है, R1 कहता है 2000, नहीं हो सकता। 1900 ये तो भाई बहुत ज्यादा है, यानी बी और सी में से कोई एक आंसर होगा। ठीक है, तो R1 को आप साइड में याद रखिएगा कि 1900 है। अब R2 सॉल्व करना है, तो अब आप यहां से लेके पूरा यहां तक यानी कि 10 वोल्ट के लिए सॉल्व करेंगे। सो 10 इज इक्वल टू IG कैपिटल G प्लस R1 प्लस R2। कैपिटल G इज 100, R1 इज 1900 एंड दिस इज माय डियर फ्रेंड R2। ये इधर जाएगा तो ये इसको बना देगा 10,000। तो R2 की वैल्यू आपको हो रही है 10,000 माइनस 2,000 यानी 8,000। सो 8,000 हमको यहां पर है, मतलब सी सही होगा और बी हमको गलत होगा। तुमको इच्छा हो तो तुम लास्ट वाला भी सॉल्व कर लो। अब हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे यहां से लेके पूरा यहां तक के लिए 20 के लिए। सो 20 इज इक्वल टू IG ब्रैकेट कैपिटल G प्लस R1 प्लस R2 प्लस R3।
तो ये इधर जाएगा तो ये इसको बना देगा 20,000। तो भैया R3 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करना पड़ेगा भाई साहब, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक लिखे ना 20,000 है ना। सॉल्व कीजिए, इसको ऐड किया, ये आपको हो गया 2,000 प्लस 8,000 यानी 10,000। तो R3 आपको बचेगा इफेक्टिवली 10,000 जो कि आपको यहां पर दिख रहा है। ठीक है, हिट द लाइक बटन। ध्यान रखिए, टेक केयर, विश ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।